जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब भी आरटीआई पर चर्चा करने का मौका मिलता है तो ये मेरे लिए इससे बढ़िया कोई विषय नहीं होता है, इससे बढ़िया मेरे लिए कोई मौका नहीं होता है। बहुत ही संक्षेप में बहुत ही पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसमें बताने के, तो मैं चाहूंगा इसको काफी इंटरेस्टिंग बनाना, कि एक दिलचस्पी इसमें जो एक्ट वगैरह की जो धाराओं वगैरह की परिभाषाओं वगैरह की, उसके बहुत ज्यादा हम अभी किताबी बातों में नहीं जाएंगे। हम इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे लोगों ने आरटीआई का उपयोग किया, किस किस तरह से किया, और उस जो उपयोग के जो प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, उसी में बहुत सारी बातें निकल करके आ जाएंगी। बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लेंगे, और अलग से अगर किन्हीं को फिर कोई ऐसी बात होगी कि किसी एक विषय के ऊपर में आरटीआई हमें बनाना है, डालना है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर में कुछ आरटीआई का एप्लीकेशन बनाना हो, तो उस पर हम लोग अलग से फिर 1 to 1 बाद में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक चीज ये बताना चाहेंगे कि आरटीआई एक्ट जो है, ये भारत का बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही बड़ी चीज है। भारत में जो आजादी मिली 1947 में, उस 47 की आजादी के बाद अगर अभी तक कोई दूसरा कोई उससे बड़ी अगर उस लेवल की, भारत की आजादी के लेवल की अगर कोई चीज हुई है भारत में, कोई बड़ा चमत्कार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो वो है आरटीआई एक्ट का आना। ये मैं कोई दूसरी किसी भी घटना से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। जो आरटीआई एक्ट, जैसे भारत के नागरिकों को आजादी मिली 1947 में, उसके बाद में इसको हम दूसरी आजादी कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसके पहले क्या था कि अभी तक मैंने जो एग्जाम्पल जो दिया था, जो हथियार वाला, जो कि हथियार है आपके पास में शेर जो है, वो शेर क्यों कमजोर है? क्योंकि शेर के पास में हथियार नहीं है और इंसान के पास में हथियार है। तो अभी तक जो है वो अधिकारियों के पास में था, ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट था, अधिकारियों के पास में था, वो जो अधिकारियों को आप शासकीय काम में बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं, वो था। जो जो जुडिशरी है, जुडिशरी के पास में एक्ट है कि आप उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। आप जो कोर्ट है, जो विधानसभा लेजिस्लेचर है, उसकी अवमानना आप करते हैं। नागरिक का क्या, नागरिक के अधिकारों को अगर आप कोई छीन लेता है, नागरिक के साथ में कुछ भी करता है, या पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर की अगर कोई लूट होती है, तो उसको देखने रोकने के लिए नागरिक के पास में कुछ नहीं था। और ये जो मीडिया जो कहता है कि मीडिया जो ये गर्व करता है कि जो हम चौथा स्तंभ है, मीडिया के पास में कोई अधिकार नहीं है अलग से। जो एक आम नागरिक को अधिकार मिला हुआ है, जो जो जितना भी वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, उतनी ही आजादी मीडिया को भी है। तो मीडिया के पास में जानकारी पाने का कोई अधिकार है ही नहीं। तो मीडिया अभी तक जो भी सूचना, जो भी अखबार में जो भी न्यूज छाप रहा था, मीडिया जो कुछ भी समाचार छापता था, वो वही चीज छापता था जो मीडिया को के जरिए कोई छुपाना चाहता था, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो। वो क्योंकि अधिकारी जो फाइल्स में क्या है डिटेल, वो कोई किसी पत्रकार का एक्सेस वहां तक नहीं था। ये जो आरटीआई एक्ट, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज है। और इस ये आया कैसे, ये भारत की जो हम लोगों की जो डेमोक्रेसी का लेवल है, और अभी तो खास करके जो लेवल जिस जगह पर हम लोग पहुंच गए हैं, जितने नीचे आ चुके हैं, तो हम लोगों की डेमोक्रेसी के लेवल से बहुत ऊपर का कानून हम लोगों को मिल गया। ये अचानक होता है ना कि कोई बच्चा जो है सो कहीं भटक रहा है, और उसको अचानक से कोई बहुत कोई कीमती कोई जवाहर कोई हीरा मिल जाए, और उसकी वो कीमत नहीं पहचानता है, और वो लेकर के आ जाता है। तो शायद वैसा ही है, भारत के नागरिकों को अभी तक इसकी कीमत का एहसास नहीं हो पाया है। अभी तक इसका जो उपयोग होना चाहिए, जिस लेवल पर होना चाहिए, और जितना इस आरटीआई एक्ट को लेकर के जितना जुनून होना चाहिए नागरिकों के जितने बड़े हिस्से में, वो बहुत ही कम हिस्से के अंदर में बहुत ही कम जुनून है। तो ये हम लोग जो इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा करके आरटीआई की ताकत के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बहुत ही संक्षेप में मैं बताऊंगा ये आया कानून कैसे, इतना क्रांतिकारी कानून आ कैसे गया। ये जो यूपीए की सरकार बनी थी सोनिया गांधी, उस समय में उसका जो एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन बनी थी सोनिया गांधी। उस समय में जो अरुणा रॉय वगैरह, इन लोगों से बात की गई कि हम लोगों को क्या करना चाहिए इस मनमोहन सिंह की सरकार में। तो उन्होंने, इन लोगों ने कहा, निखिल डेन, अरुणा रॉय, हर्ष मांदर, जियो द्रेज, इस तरह के जो सोशल एक्टिविस्ट किस्म के लोग थे, इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक आरटीआई एक्ट दे दीजिए, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इन लोगों ने आरटीआई एक्ट ड्राफ्ट किया, और वो जब भेजा गया बनाने के लिए, तो अधिकारियों ने उसमें 65 तरह के अमेंडमेंट कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो इतना बड़ा कानून हो गया कि ये पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर में ये हमला हो गया। तो ये जब आया इन लोगों के पास में, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स के पास में,
तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। तब फिर मनमोहन जी ने कहा कि नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, और तब ये भारत का ऐसा पहला कानून है जो कि उस तरह का नागरिकों के द्वारा बनाया गया, जिसको हम लोग कानून कह सकते हैं। इसलिए इसकी भाषा इतनी आसान है, इसके प्रावधान इतने स्पष्ट हैं, इतने आसान हैं कि इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नजर नहीं आती है। ये कहा जाता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आरटीआई एक्ट है। तो ये क्या चीज के लिए है एक्ट, तो वो बहुत ही संक्षेप में मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा था कि जो नागरिकों को किस तरह से हम जो पब्लिक इंफॉर्मेशन हम लोग प्रदान करें, पब्लिक अथॉरिटी के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, ताकि गवर्नेंस हो। गवर्नेंस के लिए क्या प्रमोट करना है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, दो चीजों के लिए। और कहा गया कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसमें इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी की आवश्यकता है, और इसके लिए जो जो गवर्न जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो सरकार को अकाउंटेबल बना सकें, इसके लिए ये एक्ट लाया गया है। तो इसमें इंफॉर्मेशन की परिभाषा जो दी गई है कि किसी भी तरह का रिकॉर्ड, ईमेल वगैरह है, ये सब इंफॉर्मेशन है। और इसमें एक जो वर्ड है जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो देखना जरूरी है, एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी, कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी का मतलब वो आगे हम बात कर रहे हैं, जो सरकारी जो भी संस्थान है, उसके अलावा प्राइवेट बॉडी, तो प्राइवेट बॉडी से भी रिलेटेड कोई ऐसी सूचना, जिस सूचना को किसी पब्लिक अथॉरिटी के माध्यम से आप ले सकते हो, वो एक नागरिक भी ले सकता है। हर भारत के नागरिक को ये सूचना का अधिकार मिला हुआ है। अब जो समझना जरूरी है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है, पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा को जानना, अगर हम जान गए तो पूरा आरटीआई एक्ट हम जान जाएंगे। पब्लिक अथॉरिटी क्या है, बस सिंपल इतनी चीज है कि सूचना किसे देनी है, पब्लिक अथॉरिटी को देनी है। सूचना किससे लेनी है, पब्लिक अथॉरिटी से लेनी है। पब्लिक अथॉरिटी कौन है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कह दिया कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो वो 10 साल तक वो मामला चला। 10 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हम है पब्लिक अथॉरिटी है। फिर 10 साल लग गया सुप्रीम कोर्ट को, एक इतना आसान कानून है उस कानून को समझने में। तो जो अगर मान लिया कि इस पर अगर हम ये सवाल करें कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस दुनिया के सबसे आसान कानून को की व्याख्या करने में अपने ही मामले में अगर 10 साल तक असफल रहा, तो इस देश की न्यायिक स्थिति क्या है, इस पर भी एक ये कमेंट है। तो पब्लिक अथॉरिटी क्या है, और इसी में ये जो अभी सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दा जो भारत का बना हुआ है पीएम केयर फंड का, तो पीएम केयर फंड इसमें आएगा कि नहीं आएगा, वो भी हम लोग इसी में बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। पब्लिक अथॉरिटी कौन है, पब्लिक अथॉरिटी हिंदी में उसको कहते हैं लोक प्राधिकार। लोक प्राधिकार एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन और सेल्फ गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड, किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया हो, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नेंस का, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा जिस संस्था की स्थापना की गई हो वो लोक प्राधिकार है। जो पार्लियामेंट या विधानसभा के किसी कानून के जरिए जो बनाया गया हो वो लोक प्राधिकार है। कोई किसी किसी सरकार के द्वारा किसी नोटिफिकेशन के माध्यम से बनाया गया हो कोई इंस्टीट्यूशन, वो आता है। कोई ऐसी बॉडी जो कंट्रोल्ड हो या सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड हो या सरकार के द्वारा सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो। तो जैसे जो भी कोई एनजीओ होते हैं, जो एनजीओ जिन एनजीओ को जो एनजीओ है तो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है वो, या सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उसको किसी भी तरह का कोई ग्रांट मिलता है या कोई उसको जमीन मिलती है, कोई स्कीम चलाने के लिए पैसे मिलते हैं, तो उस तरह की स्थिति में वो पब्लिक अथॉरिटी हो गई। और ऐसी स्थिति में जब वो पब्लिक अथॉरिटी हो गई तो इसका मतलब है कि उसको अपने यहाँ एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना है, जिसका काम होगा कि कोई भी नागरिक उससे सूचना मांगेगा तो उसको टाइमली वो सूचना देना है। इसी में सेकेंड पॉइंट साफ लिखा हुआ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कि कोई भी ऐसा एनजीओ जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है सरकार के द्वारा, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। और इसी में सब सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने उल्लेख किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज सुभाष चंद्र अग्रवाल हैं दिल्ली के, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से 6 पॉलिटिकल पार्टी जो उस समय में नेशनल पार्टी थी, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी और बीएसपी, उनसे कुछ सूचना मांगी थी। तो उन्होंने कह दिया कि हम ये सूचना नहीं देंगे, हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो ये काफी लंबा मामला चला सूचना आयोग में। सूचना आयोग ने कहा कि नहीं, इनको बहुत तरह की
जो सुविधाएं मिलती है सरकार के द्वारा, बहुत तरह के मामले मिलते हैं, बहुत तरह से इनको सरकार के द्वारा फंड किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिल्ली में या दूसरे राज्यों में बहुत सारे मकान मिलते हैं, आवास मिलते हैं, ऑफिस मिलते हैं। ऑफिस की आवाज आ रही है मेरी, सही ना? हाँ आ रही है। जी 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 जी। तो जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी, आ रही है। जी जी, तो जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को दुनिया भर का सरकार के द्वारा कई तरह का ऐसा कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जैसे उनको ऑफिस के लिए स्पेस मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव के समय पे उनको फ्री एयर टाइम मिलता है रेडियो में या दूरदर्शन में, तो वो भी एक तरह से सरकार के द्वारा मदद की जा रही, पब्लिक का जो फंड है उससे उसको मदद मिल रही है। उसको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है, जो भी चंदा मिलता है इनकम जो पॉलिटिकल पार्टीज का, उस चंदे के ऊपर में इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो इतनी तरह की चीजें जब आप मिल रही है तो आप लोक प्राधिकार हैं, पब्लिक अथॉरिटी हैं, और इसके कारण में आपको ये सूचना देनी पड़ेगी। तो इसको लेकर के सूचना आयोग में लंबे समय तक मामला चला। सूचना आयोग ने साफ साफ कहा कि आप पब्लिक अथॉरिटी है, आपको सूचना देनी होगी। लेकिन जो राजनीतिक दल बाकी मामले में सारी पार्टियां अलग अलग हैं, इस मामले में सारी पार्टियां एकजुट। जी हेलो, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आई थिंक यू कैन प्रोसीड। बैकग्राउंड न्यूज़, जी जी। बैकग्राउंड नॉइज तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि बाकी सारी चीजों पे हमें मतभेद हो सकता है, लेकिन इस मामले में हम लोग एक मत हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस, जिसको ये श्रेय जाता है कि आरटीआई एक्ट उसने लाया, उसने भी ये जरूरत नहीं समझी कि ठीक है हम अपने यहाँ जो सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग का जो आदेश है, उस आदेश को मान लें और हम सूचना दें। सीपीआई ने कहा कि हम कोई भी आदमी हमसे कोई भी सूचना मांगेगा हम देंगे, लेकिन आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नहीं देंगे। ये क्या बात हुई कि एक्ट के अंतर्गत नहीं, मतलब वो कि हम कानून को नहीं मानेंगे। तो ये एक तो हो गया। दूसरा, जैसे पीएम केयर फंड की जो बात आ रही थी, इसके बाद हम अब आ जाएंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर में। अब हम इतने में हो जाएगा हमारा बेसिक जो चीज है डेफिनेशन वाला। जैसे पीएम केयर फंड का जो गठन हुआ, वो एक ट्रस्ट के रूप में उसको बनाया गया। और वो ट्रस्ट, आप अगर कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो ट्रस्ट अपना संविधान बनाता है, उसमें ट्रस्ट अपना बायलॉज बनाता है। लेकिन ट्रस्ट को कोई भी ट्रस्ट होगा, कोई भी प्राइवेट एनजीओ होगा, वो जो चलेगा देश के जो कानून है उन कानूनों के अंतर्गत चलेगा ना। देश का कानून को वो तो ओवरराइड नहीं कर सकता है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट मैं डाल दूंगा ग्रुप में। उसमें वो खुद ही लिख दे रहा है कि हमारी स्थापना किसी सरकार ने नहीं की है, किसी कानून में नहीं हुआ है, किसी के अंतर्गत हम नहीं आते हैं, सरकार के द्वारा हम फंडेड नहीं है। जितनी भी ये जो एक्ट में, आरटीआई एक्ट में जितनी भी चीजें लिखी हुई है, सारी चीजों को उन्होंने वहां पर डिनाई कर दिया कि हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। भाई आपके कहने से क्या होगा? आप जो हैं, आप आखिर एक तो बॉडी है ना, एक बॉडी का गठन हुआ है। उसमें यह है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो उसका ऑफिस होगा। प्राइम मिनिस्टर उसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एक और तीसरे कौन शायद होम मिनिस्टर, ये 3 लोग उसके एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होंगे। और 3 लोगों को सरकार अपॉइंट करेगी। उसका पूरा जो सेक्रेटेरिएट सपोर्ट है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से होगा। तो सब कुछ तो हो गया। फिर प्रधानमंत्री के ऑफिस से तो गठन हुआ, तो प्रधानमंत्री का जो सब्सटैंशियली फाइनेंस तो हो गया। और पहली चीज, ये एनजीओ है, सरकार के द्वारा गठित किया गया है। सरकार ने गठित नहीं किया तो किसने गठित किया है? कोई सड़क छाप आदमी जा करके और तो नहीं लिख देगा कि प्रधानमंत्री केयर फंड में बना रहा हूँ। प्रधानमंत्री केयर फंड अगर कोई बना रहा है तो प्रधानमंत्री बना रहा है। प्रधानमंत्री का उसमें नरेंद्र मोदी जी के हस्ताक्षर है, उसमें उनके हस्ताक्षर से वो रजिस्ट्रेशन में उनका नाम है। तो सरकार ने, तो वो किस हैसियत से है? वो प्रधानमंत्री की हैसियत से ही है ना। तो अगर उसमें लिख देंगे कि सरकार ने नहीं बनाया है, तो ये कानून का और बहुत ही हास्यास्पद और बहुत मजाक है। ये हम लोगों के लिए बहुत दिलचस्प केस स्टडी का विषय है कि आने वाले समय में इसको लेकर के कोर्ट और दूसरे लोग क्या कहेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे कि हम लोग आरटीआई में क्या क्या कर सकते हैं और आरटीआई में क्या हुआ। तो उसमें कहते हैं कि रिकॉर्ड क्या क्या है। रिकॉर्ड में जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट हैं, सारी चीजें हैं, उन सबको रिकॉर्ड माना गया है। और इसमें आरटीआई में इसको सूचना, एक चीज और माना गया कि इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क
आप कर सकते हैं, कि कोई काम का निरीक्षण भी कर सकते हैं। ये बहुत हम लोगों ने करवाया है। हम लोगों ने उस समय में जब घूस को घूसा कैंपेन हम लोग चला रहे थे, तो हम लोग कोई सड़क बन रही है तो सड़क निर्माण का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो वो आरटीआई एक्ट में डाल देते थे कि यहाँ ये जो सड़क बनी है, ये सड़क का जो टेंडर कैसे हुआ है, इसकी टेंडर की इसकी पूरी कॉपी दीजिए, इसका स्पेसिफिकेशन दीजिए, कितना चौड़ा कितना लंबा बनाना है, क्या करना है, और मैं इसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। मैं इंस्पेक्शन के दौरान इसकी फोटोग्राफी करूंगा, वीडियोग्राफी करूंगा, और मेरे साथ में एक असिस्टेंट भी होगा, 2 असिस्टेंट भी होंगे। तो आप कितने तारीख को मुझे ये इंस्पेक्शन कराएंगे, उसकी मुझे सूचना दीजिए। और बाकायदे वो जो जन सूचना अधिकारी है वो आपको सड़क निर्माण का निरीक्षण कराता था। तो इस तरह के जो निरीक्षण वगैरह में, इंस्पेक्शन में बहुत सारे घोटाले घपड़े सारे पकड़े जाते थे। तो इन सारी चीजों ने, जो 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया, इसने भारत के लोगों के लिए, लोगों के जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाया है, और भ्रष्टाचार को रोकने में और लोगों के, नागरिकों को इंपावर करके उनके काम को बहुत ही आसानी से कराने में काफी इससे लाभ मिला है। और इसके कारण में सरकारी ऑफिस में जितनी तरह की धांधली होती थी, जितनी तरह की मनमानी होती थी, अब हर अधिकारी के अंदर में एक डर है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो सारा कुछ पब्लिक रिकॉर्ड में है, और आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे। और इसके कारण में आरटीआई एक्ट ने देश में गवर्नेंस का एक नया पूरा एक फेज पैदा किया है। इसके लिए हम लोगों को बहुत खुश होना चाहिए कि आरटीआई एक्ट बहुत ही बढ़िया है और हर लोगों तक ये बात पहुंचे। इसमें एक बात और जो कही गई है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन से पार्लियामेंट और विधानसभा को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, उससे भी आप किसी इंसान को डिनाई नहीं कर सकते। मतलब जो भी सूचना किसी विधानसभा में विधायक को, लोकसभा में सांसद को मिलेगी, वो सूचना आपको, नागरिक को भी मिल सकती है। ये भी इसमें स्पष्ट है कि कितना बड़ा इसमें अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है। अब आरटीआई फाइल कैसे करते हैं और इसमें फी रूल वगैरह क्या है, ये सब थोड़ी सी बोरिंग चीज है, ये इसको हम लोग बाद में करेंगे। इसके पहले अब हम कुछ सक्सेस स्टोरीज पर आते हैं, उसमें थोड़ी दिलचस्पी पैदा होगी उसमें। जैसे आरटीआई की शुरुआत कहाँ से हुई, आप लोग जानते होंगे। राजस्थान में जो मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम की संस्था थी, अरुणा रॉय जो पहले आईएएस रही, जिनको मैक्सेसे अवार्ड भी मिला था, और निखिल डे, इन लोगों ने मिल करके मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाया था। इन्होंने हमारा पैसा है हमारा हिसाब, जो गांव के जो किसान हैं, वो लोग मजदूर हैं, वो लोग ये मांग करते थे। और उस समय से ये कंसेप्ट आया कि आरटीआई एक्ट, पूरी दुनिया में तो चल ही रहा था ट्रांसपेरेंसी, इंडिया में भी आरटीआई एक्ट आए, और उसी क्रम में फिर भारत के 9 राज्यों में आरटीआई एक्ट बना, स्टेट लेवल का। 2005 में जो सेंट्रल एक्ट आया, उस सेंट्रल एक्ट के आने के पहले 9 राज्यों में स्टेट लेवल पर स्टेट एक्ट आया। एक दिलचस्प इसमें सूचना जानना जरूरी है कि ये 9 में से कोई भी राज्य बीजेपी शासित नहीं था। मतलब जो गैर बीजेपी जो राज्य थे, उन राज्यों ने, 9 राज्यों ने आरटीआई एक्ट 2005 के पहले बना लिया था। लेकिन सेंट्रल एक्ट 2005 में ये बना, जो इसकी मैं बात कर रहा था, जो यूपीए की सरकार, मनमोहन जी की आने के बाद में। तो पहला तो जो सबसे ज्यादा हम लोगों के पास में एग्जाम्पल है राजस्थान का, जिन्होंने कि मजदूर किसानों को, उनको मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है सही। उस समय में घपला क्या होता था कि उनका जो मास्टर रोल है, तो मास्टर रोल पर दिखला देते थे कि इतने दिन काम दिलवाया गया, 10 मजदूरों को 10 दिन तक काम दिए मास्टर रोल में, और पता चला कि 5 मजदूर को 5 दिन काम हुआ है, और 10 मजदूर का 10 दिन का पैसा उठा लिया। तो इन लोगों ने मास्टर रोल की कॉपी मांगी। उस समय में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ठीक है इन लोगों को दो, और उस समय में उन लोगों को मिलना शुरू हुआ था। उसके बाद में एक्ट बनाने की घोषणा हुई थी। सबसे पहला राज्य जो है वो राजस्थान है, जिसने की घोषणा की थी आरटीआई एक्ट लाने की, लेकिन संजोग से वो एक्ट नहीं बन पाया राजस्थान में, दूसरे राज्यों ने बनाया, बाद में राजस्थान में आया। तो ये तो हो गया राजस्थान का। अब हम बात करते हैं दिल्ली का जो एक्सपेरिमेंट है आरटीआई एक्ट का, जो कि परिवर्तन संस्था बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने, और वो जो सुंदर नगरी वगैरह में वो जो आरटीआई का एक्ट जो चला। तो आज हम लोग जो आरटीआई का ये जो पूरा रूप देख रहे हैं, इस रूप को देखने में वो जो सुंदर नगरी का और जो परिवर्तन का आंदोलन है, उस आंदोलन आरटीआई एक्ट की बड़ी भूमिका रही। क्योंकि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि आरटीआई एक्ट का मतलब है कोई सरकारी दस्तावेज सूचना लेना, लेकिन
दिल्ली का ये जो एक्सपेरिमेंट था परिवर्तन वालों ने, इन लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया, मेरा काम क्यों नहीं हुआ, मेरा काम कब होगा, मेरा काम करने के लिए कौन अफसर जिम्मेवार है, किस अफसर की लापरवाही के कारण मेरा काम नहीं हुआ, जिस अफसर की लापरवाही के कारण मेरा काम नहीं हुआ उसको क्या सजा मिलेगी, विभागीय नियमानुसार मेरा काम कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए था। ये जो पैटर्न इन लोगों ने लिया, दिल्ली वालों ने, ये बड़ा जबरदस्त इसका इम्पैक्ट आया। इसका और राज्यों में, सभी राज्यों में फिर इसको दोहराया जाना शुरू किया। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि हम लोग बताया करते थे, जैसे कोई अशोक गुप्ता है, उसने बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन डाला और वो काफी समय तक उसका एप्लीकेशन पड़ा रहा, उनका बिजली कनेक्शन नहीं हुआ। तो उसका आरटीआई आवेदन डाला गया कि मेरा जो आवेदन था वो नियमानुसार कितने दिनों के अंदर मुझे बिजली का कनेक्शन मिल जाना चाहिए था, और मुझे अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला, उसके पीछे कौन अधिकारी जिम्मेवार है, विभागीय नियमानुसार उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई की जाएगी, कौन करेगा, कब करेगा। इस तरह का जब एप्लीकेशन डाला तो उस अशोक गुप्ता का जो बिजली कनेक्शन है वो तत्काल लगा दिया गया। इसी तरह एक नन्नू नाम का एक कर्मचारी, एक बहुत ही साधारण एक दिहाड़ी मजदूर था, और उसका राशन कार्ड खो गया था, और वो बहुत दिनों तक दौड़ता रहा। फिर उसने आरटीआई का एप्लीकेशन डाला कि मेरा जो राशन कार्ड है वो खो गया है, मैंने बनाने के लिए दिया था, वो किसके पास में पड़ा हुआ है, कहाँ लंबित है, और क्यों नहीं बन रहा है, और कब वो बनेगा। तब नतीजा हुआ कि उसका जो राशन कार्ड है वो बना करके अधिकारी उसके घर में जा करके पहुंचा करके आ गया। इसी तरह से एक सीनियर सिटीजन है, उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा था, उनका पासपोर्ट बन गया। दिल्ली की सुंदर नगरी में वो जो मैं बता रहा था, अरविंद केजरीवाल वगैरह ने जो आंदोलन चलाया था, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर के बड़ा जबरदस्त मूवमेंट चला वहाँ। जन वितरण प्रणाली, उन्होंने वहां जाकर के आरटीआई से सारे डॉक्यूमेंट निकाल लिए कि जो राशन का डीलर है उसने किन किन लोगों को कितना कितना राशन दिया है ऑन रिकॉर्ड, और उसको घर घर जा करके उसका ऑडिट किया गया, और उससे पता चला कि उसमें बहुत सारा घपला हुआ है। ये पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सामने में आया। दिल्ली में और भी बहुत सारे एनजीओ थे, उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। जैसे एक एनजीओ था, वो एजुकेशन के ऊपर काम करता था, उसने वहां पर एक एपीजे स्कूल है, उसको सरकारी जमीन वगैरह मिली हुई थी, उसको गरीब बच्चों का एडमिशन करना था, और वो नहीं लिया था उससे एडमिशन गरीब बच्चों का। इसने आरटीआई के अंदर डाला कि इस स्कीम के अंदर आपने कितने बच्चों को लिया है। नतीजा हुआ कि 25 गरीब बच्चों का वहां पर एडमिशन हो गया इनके आरटीआई के कारण। इसी तरह से दिल्ली जल बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन करने की एक लंबी चौड़ी स्कीम आई थी, उसका डॉक्यूमेंट सारा निकाल करके उसको पूरा एक्सपोज किया गया, उसके कारण वो पूरी स्कीम रुक गई। ये इस तरह के दिल्ली के एक्सपेरिमेंट्स है। अब झारखंड का जो जिस समय में ये जो चल रहा था, जो आरटीआई का, जब 2005 का जब एक्ट आया, तो उसके बाद में एक घूस को घूसा नाम का एक कैंपेन चलाया गया था। यही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इस तरह के जो लोग, एनडीटीवी और बहुत सारे मीडिया हाउस, सबने मिल करके पूरे देश भर में करीब 50 शहरों में, 50 स्थानों पर इसमें 50 कैंप लगाए थे अलग अलग शहरों में। तो उसमें झारखंड में, रांची में लगाया। हम लोगों ने, प्रभात खबर ने इस पे काफी बड़ा काम किया था, मैं उसका इंचार्ज था इस पूरे कैंपेन का। हम लोगों ने 40-50 यूथ की टीम तैयार की थी। 15 दिनों तक हमने लोगों के एप्लीकेशंस बनाए, और काफी बड़ा वो कैंपेन चला, और उसमें हम लोगों ने हजारों लोगों के एप्लीकेशन बनाए, और वो एप्लीकेशन के कारण में इतना जबरदस्त अवेयरनेस आया सरकारी दफ्तरों में, लोगों में। उस समय में बहुत सारे हम लोगों के पास में सक्सेस के किस्से हैं, और उनके कारण में ये जो, एक तो उसी तरह का जैसे यहाँ का जो आरटीआई का जो यूज, जो मीडिया न्यूज के लिए हम आरटीआई का यूज कैसे करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट झारखंड में हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त किया। नागरिकों का जो उपयोग है नागरिकों के लिए, उसके अलावा हमने काफी ऐसी खबरें निकाली आरटीआई के जरिए जो अन्यथा असंभव थी। जैसे एक बहुत दिलचस्प एग्जाम्पल था, एक देवघर है यहाँ झारखंड में, आप जानते होंगे, वहाँ एक बहुत बड़ा मनोरमा ट्रस्ट था। वो 52 बीघा वहाँ की जमीन थी, काफी बड़ा ट्रस्ट था, और वो हिंदू धार्मिक ट्रस्ट था। उसमें उसकी जमीन काफी महंगी जमीन थी, उसका पूरी गलत तरीके से खरीद बिक्री हो गई, और वो मामला चला गया था लॉ कमीशन में, झारखंड का जो विधि आयोग है झारखंड सरकार का।
और वो उसके जो सेक्रेटरी थे उसको हम लोगों ने, मैं उस समय में प्रभात खबर में था, तो मैंने जा करके, मुझे उसकी इंटरनल स्टोरी पूरी मालूम थी और मुझे ऑफिशियल वर्जन चाहिए था। और मैं जब वहाँ लॉ सेक्रेटरी के पास में उनसे गया, मैंने उनके पास उनसे पूछे, उसके बारे में जानकारी मांगी, उन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। इनफैक्ट वो जब उनके चेम्बर में मैं गया तो उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने तक के लिए नहीं कहा, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं बैठ करके ज्यादा बात करूंगा, तो वो चाहते थे कि मैं खड़ा खड़ा बाहर निकल जाऊँ। और संजोग से उसके बाद में आरटीआई एक्ट आ गया, और आरटीआई एक्ट में हमने जब वो आरटीआई में जब उसकी सूचना मांगी तो पूरी की पूरी सूचना हमें घर बैठे मिल गई। तो ये है आरटीआई एक्ट की ताकत। इसी तरह से यहाँ की जो झारखंड की जो असेंबली है, असेंबली में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। यहाँ अपॉइंटमेंट की गड़बड़ियाँ थी। झारखंड की जो असेंबली है, इसमें यहाँ पर एक गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस में 22 कमरों का या 28 कमरों का गेस्ट हाउस, और पूरे एक साल में उस गेस्ट हाउस का जो टोटल कलेक्शन है वो मात्र 32,000 रुपया दिखाया गया था, जबकि वो उस तरह का उतना बड़ा होटल एक दिन में उसका 1 लाख रुपया कलेक्शन आएगा। तो वो आरटीआई में हम लोगों ने उस तरह की बहुत सारी चीजें निकाली। ये जो विधायकों को जो सेशन चलता है विधानसभा का, तो विधायकों को गिफ्ट मिलता है, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो है वो गैर कानूनी तरीके से गिफ्ट देते हैं। वो जो गिफ्ट होता है वो अलग अलग जो ठेकेदार होते हैं वो लोग घूस के रूप में ला करके महंगे महंगे गिफ्ट, घड़ी, तो अटैची, सूटकेस वगैरह, महंगे महंगे क्या बोलते हैं, साड़ी महंगी महंगी, ये सब इस तरह की, मोबाइल सेट, ये सब दिया करते थे सब सारे विधायकों को। हमने आरटीआई में डाल करके उससे पूछा कि ये आप जो बांटते हैं ये किस फंड से बांटते हैं, उसका उनको कोई फंड ही नहीं है, वो पूरा गैर कानूनी है। तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने आरटीआई के जरिए निकाली। ये झारखंड का एक और झारखंड का एग्जाम्पल मैं बना करके आगे बढ़ूंगा। जो आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक से यहाँ की 3 फैक्ट्रियां थी, 3 फैक्ट्रियों ने करीब 25-30 करोड़ रुपया का लोन लिया था, और वो पूरा एनपीए हो गया था, और बहुत बड़ा उसमें करप्शन था, और उसकी पूरी मुझे जानकारी मिल गई थी दूसरे सोर्सेस से। लेकिन मैंने आईडीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, किसी ने एक भी शब्द देने से बताने से मना कर दिया, और कोई ऑथेंटिसिटी के बिना मैं उस पर कोई खबर नहीं कर पा रहा था। तो जब आरटीआई एक्ट आया तो हमने आईडीबीआई से ये आरटीआई में सूचना मांगी, और हमें ये सूचना पूरी मिल गई। और एक दिलचस्प बात और मैं बताना चाहूंगा कि हमने बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली है जो विधायक को विधानसभा से नहीं मिली। विधानसभा में विधायक जिस सूचना को मांगता है, विधायक उसको वो सूचना देने से विधानसभा मना कर देती है, लेकिन उस सूचना को हमने आरटीआई के जरिए निकाला। उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों के पास में है। तो ये मैंने किताब में बहुत सारी चीजों को कंपाइल किया है, वो मैं आपको उसको उपलब्ध करा दूंगा, उस तरह की जो चीजें हैं। अब हम लोगों के इस ग्रुप में शैलेश गांधी जी भी हैं। शैलेश गांधी जी का कल अगर सेशन होगा तो वो बताएंगे। उन्होंने बम्बई में, उनके काफी अच्छे अच्छे, काफी बड़े बड़े उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं। उन्होंने बम्बई में जो पूरा महाराष्ट्र में आरटीआई को जिंदा कर बढ़ाने के लिए शैलेश गांधी सर का बहुत बड़ा रोल रहा, और यही कारण है कि बाद में जब सूचना आयोग बन रहा था, तो सूचना आयोग बनने के टाइम पे, जो सेकेंड टाइम पे जब बन रहा था, तो उस समय में ये लोग जो है सो ऐसे ही रिटायर्ड अफसर लोगों को बना रहे थे। तो कुछ लोगों ने सरकार के ऊपर में दबाव डाला कि आप कम से कम एक सूचना आयुक्त बनाइए, ऐसे व्यक्ति को जो कि जनता को रिप्रेजेंट करते हो, और आप कहिए कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शैलेश गांधी सर को वहां पर सूचना आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया था, केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में। और उनकी जो उस दौरान की जो कार्यशैली थी, उन्होंने जिस तरह से काम किया वो बहुत ही अद्भुत है। उनके बारे में जो सर खुद बताएंगे। पुणे की एक महिला थी शिक्षिका, ऋचा नाम की, उनका जो पे रिवीजन हुआ, लेकिन पे रिवीजन के हिसाब से जो नया सैलरी मिलना था वो सैलरी नहीं मिल रहा था, उनको पुरानी सैलरी मिल रही थी। 3 साल तक ये ड्रामा चला। उसने आरटीआई में डाला कि मेरा पे रिवीजन इतनी तारीख को हुआ, उसके बाद उस समय से लेकर के अभी तक मुझे हर महीने कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी, कितनी मुझे मिल रही है, और ये लापरवाही किसकी है जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, और आज तक कितना बकाया हो गया, और इसका भुगतान कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, और ये किसकी लापरवाही से मुझे ये नहीं हुआ, उसको क्या सजा मिलेगी। उसकी पूरी सैलरी आ गई उसको। इसी तरह से एक सज्जन थे, उनका इनकम टैक्स का रिफंड लौटना था,
और वो रिफंड लौट नहीं रहा था। सीनियर सिटीजन कहाँ किसके पीछे जाए, किसके पीछे दौड़े। उन्होंने आरटीआई का एप्लीकेशन डाला कि मेरा इनकम टैक्स रिफंड कितना आना चाहिए, 15 दिन के अंदर वो उसका रिफंड आ गया। इस तरह के जो मामले हैं, काफी मामले हम लोगों के पास में, असंख्य ऐसे मामले हैं। और एक दो एग्जाम्पल का मैं एग्जाम्पल दे करके उसके बाद में अब आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। आपके सवाल है आपके, एक जैसे गिरिडी है, झारखंड में गिरिडी है, वहाँ एक पुल बनने वाला था, और एक जो पुल बनने वाला था वो पुल बिना बनाए उसका पूरा पैसा निकाल दिया। और किसी को जब पता चला, एक आरटीआई एक्टिविस्ट को, कृष्ण मुरारी शर्मा, उसने आरटीआई का एक्ट डाला, पूछा कि ये पुल कहाँ बना, कैसे बना, हम देखना चाहते हैं उसको। तो वहाँ अधिकारियों के अंदर में हड़कंप मच गया। उन लोगों ने रातों रात पैसे जुटा करके और वो फिर वो पुल बना करके खड़ा किया, ताकि ये मामला कहीं फंस नहीं जाए, उनकी नौकरी नहीं चला जाए। एक नौजवान था रामगढ़ में, उसकी जमीन की रसीद नहीं कट रही थी। आप जानते हैं जमीन की जो रसीद जो कटती है, जो रिसिप्ट, जो लगान, जो ईयरली जो रसीद कटती है रिसिप्ट, तो वो काटने में वो सब नौटंकी करते हैं, पैसा लेते हैं, घुसखोरी होती है। उसने आरटीआई के एक्ट में डाल दिया कि वो काफी पैसे मांग रहे थे। आरटीआई का एप्लीकेशन डाला कि भाई हमारी रसीद कब, इसका नियमानुसार कितना पैसा लगता है, कितना कब लगेगा, क्या होगा, और कहाँ हम जमा कर दे पैसा। उनका तुरंत रसीद कट गया, फ्री, एक भी पैसा उसमें नहीं लगा। अब हम एक दो बड़ों मामलों की चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, जिनका हम लोग जिक्र करते हैं, सीनियर सिटीजन, दिल्ली में रहते हैं, और वो एक बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, काफी अच्छे जानकार हैं। उन्होंने देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं को एक्सपोज किया। जैसे मैंने अभी जो बात की थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज वाली, उसमें उनका बड़ा रोल रहा। इसके अलावा जो एनपीए, जो बैंक के द्वारा जो करोड़ों रुपया जो लोन दिया जाता है, और वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लोन को रिफंड नहीं करती है, और उससे रिलेटेड सूचना उन्होंने मांगी, काफी सूचनाएं मांगी, और वो सारी सूचनाओं को आरबीआई रोके हुए रहता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन रोके, बैंक रोके रहते हैं। इनको काफी उन्होंने एक्सपोज किया है। उनकी बहुत सारी उस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज वाला मामला भी सुभाष चंद्र अग्रवाल का ही है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट वाले जो केस की मैं बात कर रहा था, वो भी सुभाष चंद्र अग्रवाल का है। इसके अलावा और भी एक दो एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आरटीआई एक्ट ने कैसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अकाउंटेबल बनाने को, और लोकतंत्र की जो असली चेहरा है वो दिखाने में कैसे मदद की। जैसे हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, उनके ऑफिस से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं निकाली गई। जैसे एक तो कि उनके जो विदेश दौरे हैं, उन विदेश दौरों में पता चला कितनी तरह की अनियमितता पाई गई। उसमें बहुत सारे परिवार के 19 परिजनों को वो अपने साथ में विदेश दौरों पर ले गई, जो कि इंटाइटलमेंट उसका नहीं था। एक तो ये काफी खर्च हुआ था। नंबर दो कि जो विदेश में जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह इस तरह के लोगों को विदेश में अगर कोई गिफ्ट मिलता है 5,000 से ज्यादा कीमत वाला, तो वो आपका व्यक्तिगत एसेट नहीं है, वो आपका राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री भवन में रखने का, प्रधानमंत्री कार्यालय में रखने की वो चीज है। लेकिन जब प्रतिभा ताई जब गई वहां से, जब रिटायरमेंट हुआ, तो वो अपने साथ उठा करके सारा कुछ ले गई। तो इन्होंने डाला आरटीआई में कि भाई क्या क्या आपको गिफ्ट मिले थे, कहाँ मिले थे, कहाँ क्या हुआ था, वो सब दिखाइए कहाँ है। और उसका नतीजा हुआ कि उनको वहां से लौटाना पड़ा। इसी तरह से पूना में एक जो मिलिट्री की जमीन थी, उस जमीन को उन्होंने अपने नाम से कुछ पार्ट जो है वो करवा लिया था। रिटायरमेंट के बाद में अपना मकान उकान बना करके रहना चाहती थी, लेकिन वो जमीन भी उनको वहां से लौटानी पड़ी आरटीआई के कारण। इस तरह के मामले हम लोग आरटीआई में देखते हैं। एक और दिलचस्प बात है कि देश के प्रधानमंत्री से लेवल के जो लोग हैं, इस लेवल के व्यक्ति की भी पत्नी, जैसे जसोदाबेन, उनको अगर जरूरत पड़ती है तो उनको भी आरटीआई का सहारा होता है। जैसे उन्होंने आरटीआई के कई एप्लीकेशन डाले, उसमें जो पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आरटीआई के जो एप्लीकेशन की कॉपी मिलती है, एक एप्लीकेशन है जिसका डिटेल मिलता है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लेकर के आरटीआई का एप्लीकेशन डाला था वहाँ अपने जो डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी के यहाँ, कि हमारे जो एक प्रधानमंत्री की पत्नी होने के नाते हमारे पास में सिक्योरिटी गार्ड्स को भेज दिया गया है, और ये लोग आते हैं और ये लोग कहते हैं कि इनका खाना पीना और इनकी व्यवस्था हम करें। हम कहाँ से करेंगे, हमारे पास में पैसे नहीं है, और ये लोग गाड़ी से चलते हैं और मेरे पास में गाड़ी से चलने का नहीं है, तो हम इसको कैसे मैनेज करें, इसका रूल क्या है, नियम क्या है। ये सारी चीजें वो मांग रही हैं आरटीआई एक्ट में। इसके अलावा उनका पासपोर्ट नहीं बना था, पासपोर्ट इस आधार पर नहीं बना कि उसमें शायद उनके जो पति हैं
उनका सिग्नेचर चाहिए था या पता नहीं क्या, उस आधार पे उन्होंने ये मांगा कि मेरे पति हैं, उनका भी तो जो पासपोर्ट बना होगा वो कैसे बन गया मेरे सिग्नेचर के बगैर। इस तरह की चीजें भी आरटीआई में देखने को मिली है लोगों को। तो मुझे लगता है कि आरटीआई एक्ट ने इस देश में बहुत बड़ा कमाल किया है, काम किया है, और बड़ी संख्या है ऐसे पत्रकारों की जिन पत्रकारों ने आरटीआई के ऊपर आरटीआई डाल करके आरटीआई से काफी इंफॉर्मेशन निकाली है। और मैं चूंकि खुद पत्रकारिता का मैं शिक्षक रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ, मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा खास करके मीडिया के एंगल से कि जो न्यूज का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ न्यूज है, सोर्स ऑफ न्यूज अब तक हम लोगों के पास में जो था वो ये था कि हम किसी भी अधिकारी, किसी भी मंत्री, किसी से भी पूछते थे कि भाई कुछ न्यूज दे दीजिए, बता दीजिए, वो अपने मन की बात, वो आधी अधूरी बात, उतनी ही बात बताते थे जितनी बात से उनका फायदा हो, और ऐसी कोई बात नहीं बताते थे जिससे कि जो कि पूरी पिक्चर क्लियर हो। पूरी फाइल के पास में एक्सेस आपके पास में नहीं थी, आपको एक्सेस हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट था पहले, आज भी है वो एक्ट 1923 का वो ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट है, शासकीय गोपनीयता कानून। वो कानून कहता है कि सारी सूचनाएं गोपनीय है, वो किसी भी सूचना को वो देने का उसमें नहीं है कि आप कोई भी सूचना दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कहीं किसी ऑफिस के किसी ऑफिसर से, किसी कर्मचारी से आप कोई सूचना, कोई फाइल, कोई दस्तावेज, कोई जेरॉक्स लेकर के आ गए तो आपके ऊपर में ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर में केस हो सकता है। बहुत डेंजर कानून है वो। लेकिन एकदम ये जो आरटीआई एक्ट आया, ये एकदम उसका रिवर्स हो गया। ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट कहता है कि सब कुछ गोपनीय है, आरटीआई कहता है कि सब कुछ ओपन है। ठीक है, इसमें जो एक सेक्शन 8 है जिसकी हम अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, सेक्शन 8 में कहा गया है कि जो मिलिट्री से रिलेटेड, जो देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों से रिलेटेड जो बहुत सी सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी। ये उसमें धारा 8 में उसके ऊपर में रोक लगी हुई है। लेकिन जो नागरिकों से संबंधित जो भी सूचना है, गवर्नेंस से संबंधित जो भी सूचना है, वो सारी सूचना पब्लिक डोमेन में पब्लिक को मिलनी है। और ये मुझे लगता है कि आप, अब मैंने बेसिक बात मेरी खत्म हुई है। अब मुझे लगता है कि हम लोगों को आरटीआई के कुछ अच्छे एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करने के बारे में सोचने चाहिए कि आने वाले समय पे हम लोग कुछ लोगों को तैयार करें जो आरटीआई के एप्लीकेशन बनाएं, आरटीआई डालें, अपनी जरूरत के लिए डालें, अपनी जरूरत ना हो, पड़ोसी की कोई जरूरत हो, कोई आपके यहाँ काम करने वाला है उसकी जरूरत हो, उसके लिए डालें, और नहीं तो देश के लिए डालें, गवर्नेंस के लिए डालें, है ना। आरटीआई ऑनलाइन नाम का एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है, वो बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। उससे ऑनलाइन 10 रुपये आराम से दे करके आप कोई भी सूचना मांग सकते हैं। तो अब एक बार मैं रोकता हूँ यहाँ, आपके कमेंट्स, आपके कोई सवाल हो या आपके कोई सुझाव हो। थैंक यू विष्णु जी। बहुत लास्ट में आता हूँ, लेकिन अभी एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में आ रहा है विष्णु जी, जो चर्चा चल रही है कि आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश हुई, वो कितनी सफल हुई, इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? देखिए, एक्ट में जो परिवर्तन हुआ है वो सिर्फ एक परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन है कि जो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरटीआई एक्ट की जो मूल जो धाराएं है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्ट में सिर्फ एक परिवर्तन हुआ कि जो सूचना आयुक्त थे उसके बारे में मुझे लगता है कि शैलेश गांधी सर जो है वो और ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि वो केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं। तो जो सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति, सूचना आयुक्तों की जो हैसियत है, सूचना आयुक्तों की जो टेन्योर है, वो सारा आरटीआई एक्ट में जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें बहुत ही स्ट्रांग है। उनको उसी तरह का पावर दिया गया है जैसे आप समझ लीजिए कि जो निर्वाचन आयोग, जो टीएन सेशन जो काम कर सकते थे वो काम एक सूचना आयोग भी कर सकता था। आप समझिए उस लेवल का उसको हैसियत मिली हुई थी। लेकिन उसको बाबा की बकरी बनाने का प्रयास किया गया आरटीआई एक्ट में संशोधन करके, मतलब उसकी हैसियत को, उसकी डिग्निटी को, उसके पावर को, उसके टेन्योर को, उन सारी चीजों को थोड़ा सा खराब कर दिया गया। जिसके कारण में जो पहले जो सूचना आयुक्त जो थे, पहले मान लीजिए कि अगर आपने 10 सूचना आयुक्त अपॉइंट किए तो 10 में से 6 लोग जो है
हो सकता है कि बहुत ही ड्रेसिंग हो करके जनता के लिए काम करते, तो अब शायद हो सकता है कि 3 ही लोग या 2 ही लोग जनता के लिए काम करेंगे, उनकी डिग्निटी थोड़ी सी कम हो गई, बस यही है। और बाकी एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वगैरह के जो अपने जो जजेस के जो अपने जो जजमेंट्स हैं, तो जजमेंट्स के आधार पर तो कोई किसी भी एक्ट को लेकर के कोई भी वो डिस्टरबेंस कुछ हो ही सकता है। उससे बेसिक जो एक्ट है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका सर। मेरा क्वेश्चन जस्ट ये से कनेक्टिंग ही है कि इसमें दो पक्ष है, एक गवर्नमेंट है और एक पब्लिक है, ठीक है जी। और हम लोगों को गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज जी। तो मेरे मन में एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि जो डाइल्यूशन हो रहा है हुआ या जो कुछ भी हुआ वो CIC से रिलेटेड, तो अगर गवर्नमेंट ही सारी हम लोगों को जनता को इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से चाहिए और गवर्नमेंट ही अगर इस चीजों को अपॉइंट कर रही है या फिर चेंज करना चाह रही है, तो कभी चाहेगी कि वो अपने ही अगेंस्ट में कुछ ट्रांसपेरेंटली चीजों को सामने ला सके जनता की। तो मेरा पॉइंट ये है कहना कि क्या CIC का अपॉइंटमेंट या इन चीजों का अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्टली उसमें कोई जनता के साइड से कोई ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं होना चाहिए, सो दैट कि ये गवर्नमेंट से भी थोड़ा इंडिपेंडेंट रहे। गवर्नमेंट से तो इंडिपेंडेंट है ही ना, ये सूचना आयोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। सूचना आयुक्तों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो जो सेंट्रल जो कमीशन है उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट का कोई एक सीनियर मंत्री और लीडर ऑपोजिशन 3 लोगों को मिल करके सूचना आयुक्त का गठन करना है। सूचना आयोग का जैसे यही सेम जो प्रोसेस है जो निर्वाचन आयोग के लिए, तो जैसे TN सेशन को जो पावर मिला हुआ था वो सारा पावर मिला हुआ है सूचना आयोग को भी अपने। जैसे TN सेशन को जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत चुनाव कराने का अधिकार है, जो सूचना आयुक्त हैं उनको RTI एक्ट के अंतर्गत वो अपना RTI को इम्प्लीमेंट कराने का अधिकार है। तो ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है। सूचना आयोग जो है वो उतना ही सूचना आयोग में और निर्वाचन आयोग में दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की हैसियत मैं आपकी बात समझ गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसमें मैं जैसे देख रहा था कि उसमें प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है, प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री लीडर अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं शायद, वही रेकमेंड करते हैं। तो वो तो समझिए कि सत्ता पक्ष के 2 लोग और अपोजिशन का 1 आदमी। हाँ, तो मेरा कहना है कि ये भी तो गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं। जो आप देखिए 3 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड कर रहे हैं और लीडर ऑपोजिशन। 2:1 तो यहीं पे चला गया एक गवर्नमेंट के पक्ष में और एक ही है जो उसके अगेंस्ट में रहेगा। नहीं तो समझ में क्या बोला? हाँ मैं समझ गया। मेरा ये कहना है कि ये जितना मिला हुआ है ना, हम लोग फिलहाल इतना से ही खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको और ज्यादा क्रांतिकारी आप ना बनाएं, तो इसको आप डाइल्यूट ना करें। हम लोग फिलहाल इतने में ही खुश है। हम लोग कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा RTI एक्ट है, इस एक्ट के हम लोग खुश हैं। इसी का जो मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया, बहुत धन्यवाद। और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसकी वैलिडिटी भी क्या चेक हो सकती है क्या? जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? वैलिडिटी का तो मतलब ये हुआ सर कि एक जो अधिकारी है, एक अधिकारी ने जब वो कोई चीज को लिखित रूप से आपको दे दिया तब तो वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो गया ना। वो अगर गलत सूचना देंगे तो वो फंसेंगे ना। कल को तो कोर्ट में हम जाकर के बोल सकते हैं ना कि इन्होंने ये इस तरह की सूचना दी है, भ्रामक सूचना है। गलत सूचना दे करके कोई भी अधिकारी क्यों फंसना चाहेगा? ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Okay, Dr. Jha and Sarita madam have raised their hands. So, Dr. Jha, you can go ahead. मेरा एक छोटा सा सवाल था विष्णु जी। हाँ सर। कि कानून अपनी जगह, लेकिन मैं किसी से कोई सूचना चाहता हूं और वो नहीं देना चाहे, तो इसमें क्या प्रावधान है कि उसको हम मजबूर कर सकते हैं सूचना देने के लिए? एक उदाहरण आजकल काफी चर्चा में है
कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री के शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी मांगते रह गए, वो नहीं मिला हम लोग को। जी जी। और बताया जा रहा है कि इससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण हो गया, लेकिन एक छोटा सा अफसर नहीं देना चाहे तो हम उसको मजबूर कैसे कर सकते हैं? ये एक सवाल बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इससे मजबूर का तो देखिए, जो भी मान करके हम लोग चलते हैं कि हम लोग ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र कानून पर आधारित है। अब कोई डंडा चला करके तो हम लोग करेंगे नहीं, किसी को किडनैप करके और कहें कि रैंसम के रूप में कि आप मतलब किडनैप कर लिए, अब आप सूचना दीजिए तभी छोड़ेंगे, ये तो नहीं कर सकते हैं। तो कानून जो है, सूचना आयोग ने कहा कि भाई इनको सूचना दे दीजिए, सूचना आयोग के कहने पर सूचना उन्होंने नहीं दी, वो हाईकोर्ट में चला गया मामला, हाईकोर्ट ने कहा कि हम नहीं देंगे, हाईकोर्ट ने उल्टे उसके ऊपर में, ये सारी चीजें, ये जो पूरा जो मतलब एक दूसरे तरह की जो चीजें चल रही हैं, उन चीजों का तो जो मतलब अगर कोई एंटी डेमोक्रेटिक चीजें चल रही हैं, अगर कोई अवैधानिक चीजें चल रही हैं, तो उन सारी चीजों का तो हल तो तभी होगा जब देश में कानून का शासन आएगा, एक वास्तव में एक ऐसी सरकार आएगी जिस सरकार को कानून के ऊपर में भरोसा होगा, है ना। अब कानून को अगर कानून को अगर सरकार ही नहीं मानेगी तो किससे उम्मीद करेंगे हम कि कानून का राज, तब तो फिर देश में अराजकता आ जाएगी ना, क्योंकि सिस्टम तो चलता है तब जबकि सारे लोग कानून को मानते हैं, और जब कानून को मानने, जो कानून बनवाने का जिनको अधिकार, जिनको दायित्व है, वही लोग अगर कानून नहीं मानेंगे तो फिर तो नीचे तो अराजकता होगी। तो सर इसमें जो जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसकी पर्सनल सीक्रेसी का भी कुछ है क्या? जो कौन मांग रहा है, ये अगर ऑफिसर को नहीं पता चले कि आखिर कौन मांग रहा है? नहीं, वो संभव नहीं है। वो तो एक नागरिक, वो जो नागरिक है, कोई भी नागरिक है, उस नागरिक को अधिकार मिला हुआ है और नागरिक को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी होगी, वो छुपा नहीं सकते हैं आप उसको। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बाद में पता चलेगा ऑफिसर को, तो हो सकता है। पंकज जी, कैन वी गो, सरिता मैम इज वेटिंग, तो मैं पहले उनका करके फिर आपका, हाँ, we will come back to you. Sarita ma'am, you want to go ahead? Yeah, thank you so much. Can you hear me, sir? Yes. Madam, सुन रहा हूँ। Okay, thank you so much for like RTI का पूरा enlightenment ही हो गया हमारे लिए तो। तो एक क्वेश्चन था आपको, जैसे आपने बताया कि हमको अगर RTI ये अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या आप उसको ये वेबसाइट या जो भी है वो इंफॉर्मेशन लिंक पे डाल सकते हैं? एक तो डाल दें। दूसरा, अगर हमको पता करना है कि जहाँ पे हम ये चाहते हैं फाइल करना चाहते हैं, तो कहाँ उस बात कैसे पता चलेगा कि वहाँ के RTI ऑफिसर कौन है? और क्या RTI हर डिस्ट्रिक्ट में है, ये बात हमको पता चले कि हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हम किसके पास कैसे फाइल करेंगे, वो थोड़ा डिटेल बता दें, ठीक है? अच्छा। और एक क्वेश्चन हमको था, वो नॉट रिलेटेड टू RTI, लेकिन आजकल हुआ क्या है कि फ्री जो सैंपल डॉक्टर्स को दिया जाता था, ये जस्ट हम बोल रहे हैं बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट एंड आई वोंट टेक दैट लॉन्ग, तो जो फ्री दवाई देते थे अब बंद हो गया है, एंड जितना भी एक्सपायर्ड दवाई सब है वो सब फेंका जाता है नदी में। एटलीस्ट यहाँ तो यही होता है, आई प्रीटी श्योर कि इंडिया में भी ऐसे ही डंप कर दिया जाता होगा। तो एक कुछ लोग होता है, वो लोग मोबाइल क्लिनिक बनाता है, तो इज इट पॉसिबल टू कांटेक्ट ऑल दोज कंपनीज कि भाई आपका 6 महीने के में एक्सपायर हो रहा है, सो मेक अ काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट दोज मेडिकेशन, जस्ट अ थॉट। आप जर्नलिस्ट हैं इसलिए हम ये बात बता दे रहे हैं आपको। हाँ, जरूर जरूर, इस पर हम लोग करेंगे। ये जो मैंने वो डाला है, एक तो जो 3 पेज मैंने डाले थे, तो तीसरे पेज में सबसे नीचे में ये डाला हुआ है rti.online.gov.in, ये डाला है मैंने, दिख रहा होगा शायद, तो पता नहीं। तो rti.online.gov.in, वो 3rd पेज में सबसे नीचे देखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इसमें मैं जो प्रोसीजर है RTI डालने का, वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहला तो बहुत ही एकदम मतलब हल्के तरीके से, मैं बहुत ही मतलब लाइट तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें चीनी खरीदनी है, तो चीनी खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं? राशन की दुकान में जाते हैं। हमें दवा चाहिए तो हम दवा की दुकान में जाते हैं। तो ठीक RTI में भी है कि सूचना हमें किसकी चाहिए, जिस डिपार्टमेंट की सूचना चाहिए उस डिपार्टमेंट में हम जाएंगे।
जिस लेवल की सूचना चाहिए उस लेवल पे हम जाएंगे। जैसे अगर हमें 1 किलो चीनी चाहिए तो बगल में मोहल्ले में चले गए, हमें अगर 1 क्विंटल चीनी चाहिए तो हम बड़े राशन की बड़े मंडी में जाते हैं। तो हमें अगर ब्लॉक लेवल की सूचना चाहिए तो हम ब्लॉक ऑफिस में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सूचना चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, स्टेट की चाहिए तो स्टेट में जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। तो हर सरकारी दफ्तर में जन सूचना पदाधिकारी है। एक थाना लेवल पर है, हर पुलिस के हर थाने में है, हर ब्लॉक ऑफिस में है, हर अंचल कार्यालय में, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, जितने भी तरह के है। देखिए अगर आपको स्टेट का मामला है तब स्टेट में हमें ये पता लगाने की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ये जो rti.online.gov.in जो मैंने बताया ये बहुत ही आसान है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे अगर हमें बैंक में कोई डालना है, मान लीजिए कि अभी रांची के किसी बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमें कोई सूचना चाहिए तो हम जाएंगे खोजेंगे वहां, तो पता चलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग वगैरह चले जाएंगे या आरबीआई, कहीं से भी आपको वहां पर वो मिल जाएगा, बैंक की लिस्ट मिल जाएगी। उस बैंक में जा करके आप आराम से ऑनलाइन 5 मिनट के अंदर में आरटीआई एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो सकता है। अब आप आरटीआई का एप्लीकेशन हम लोग जैसे ड्राफ्ट कैसे करते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग 5वीं क्लास में जो पढ़ते थे तो जो छुट्टी मानते थे दोपहर में, उल्टी बेला की छुट्टी जो हमें चाहिए कि सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय मेरे पेट में दर्द है, उल्टी बेला की छुट्टी देने की कृपा करें, इसी लेवल का आरटीआई हम लोग एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। हम लोगों ने इसमें वो प्रमोट नहीं किया, वकीलों की भाषा को हमने कभी प्रमोट नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि नागरिक खुद जो है आरटीआई बनावे। तो सेवा में जन सूचना पदाधिकारी रांची पुलिस थाना फला थाना, कृपया मुझे निम्नलिखित सूचना प्रदान करें कि जनवरी से मार्च तक अब तक यहाँ हुई अपराध की घटनाओं की सूची प्रदान करें। इनमें से कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग बचे हुए हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई चल रही है, उसकी सूचना प्रदान करें। साथ में आवेदन के साथ में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर फिजिकल जमा कर रहे हैं या पोस्टल ऑर्डर अगर आप बाई पोस्ट जमा कर रहे हैं तो, और ऑनलाइन अगर जमा कर रहे हैं तो ऑनलाइन तो फिर वो वहां से हो जाएगा। ये जो जिसको हम जमा कर रहे हैं ये पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूँ एक बार शॉर्ट। ये पूरा प्रोसेस मैंने उसमें लिख करके डाला भी है, 3 पेज में डाला है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसमें जिसको हम जो जमा करते हैं एप्लीकेशन, इसको हम कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO, या हिंदी में इसको कहते हैं लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी। अब इसका काम है 30 दिन के अंदर ये आपको सूचना देगा। 30 दिन में अगर वो सूचना नहीं देता है तो 1 महीने के बाद में, मतलब हम 31वें दिन से लेके अगले 30 दिन तक हम, मतलब अगले 30 दिन का हमें समय फर्स्ट अपील करने का, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, उसके जो सीनियर ऑफिसर है जन सूचना अधिकारी का जो सीनियर आदमी है उसके पास में हम फर्स्ट अपील दायर करेंगे। उसमें हम लिखेंगे कि हमें सूचना हमने मांगी थी, हमें सूचना नहीं मिली, या हमें जो सूचना मिली है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। और यहाँ भी अगर वो आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं फर्स्ट अपील के बाद भी, तो आप सेकेंड अपील करते हैं सूचना आयोग को। और ये जो सूचना आयोग है या तो राज्य लेवल का, अगर राज्य सरकार का ऑफिस है तो राज्य सूचना आयोग में, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई ऑफिस है तो सेंट्रल सूचना आयोग में हम अपील करेंगे। और अपील के बाद में जो सूचना आयोग है वो उस अधिकारी को बुलाएंगे, उनको बुला करके आपको सूचना देने के लिए वो कहेंगे। इसके अलावा उस अधिकारी के ऊपर में सूचना आयोग जो है वो जुर्माना लगा सकता है, उनके ऊपर में डिसिप्लिनरी एक्शन की घोषणा कर सकता है। तो ये पहला कानून है ऐसा आरटीआई एक्ट, जो एक्ट नागरिक किसी अधिकारी को दंडित करवा सकता है। बाकी जितने कानून है भारत के, वो सारे जो कानून है वो अधिकारी यूज करते हैं नागरिक के खिलाफ। ये एकमात्र ऐसा कानून है जो नागरिक यूज करते हैं अधिकारी के खिलाफ, इसलिए ये कानून इतना पावरफुल है। जी मैडम। एक चीज और पूछना था, तो हमारा पटना में जहाँ घर है वहां पे एक पुलिस थाना है नजदीक में, और वो लोग जितना भी गाड़ी जो जब्त करता है उसको पूरा पब्लिक स्पेस में इंक्लूडिंग रोड और इवन की प्राइवेट घर के सामने डाल दिया है। बट फॉर इयर्स इतना ज्यादा कि उसमें उधर से गाड़ी निकालना या पैदल चलना भी मुश्किल है। तो अब थाना के अगेंस्ट में हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कहेंगे कि भाई आप हमको बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? आरटीआई एप्लीकेशन डाल करके कि यहाँ ये जो डाल के कर, हाँ आरटीआई यहाँ से शुरू करना होगा कि आप मुझे बताइए कि आपके पास में कि कौन कौन सी गाड़ी, आपकी सीजर लिस्ट दीजिए मुझे, आपने किस किस वर्ष में कितनी कितनी गाड़ियां सीज की है, जब्त की गई, किस किस कांड में कि कौन कौन सी गाड़ी आपके यहाँ सीज की गई है,
वो वर्तमान में आप प्रारंभ से लेकर अब तक आपके पास में कौन कौन सा वाहन जब्त किया गया है और वो जब्त वाहनों की अभी कहाँ क्या स्थिति है, वो जब्त वाहन कहाँ पर उनको पार्क किया गया है, उन वाहनों की पार्किंग कहाँ पर की गई है, वो जो पार्किंग की गई है वो थाने की का स्पेस है या कि कोई पब्लिक प्लेस में है। अगर पब्लिक प्लेस में अगर उसकी पार्किंग की गई है तो किस कानून के अंतर्गत उनकी पार्किंग की गई है। अगर उसका सार्वजनिक सड़क के ऊपर में उसकी पार्किंग की गई है तो इसकी अनुमति किस प्राधिकार से ली गई है। इस तरह के सवाल करके देखिए, अपने उलझ जाएंगे वो। ओके, दिस इज ग्रेट। बनाएंगे हम लोग, आप अगर चाहें तो हम लोग बनाएंगे उसको मिल करके फिर जो है ना। ये एकदम हम तो चाहते हैं, हमारा तो हमको समझ में नहीं आता था कि हम थाने वाले को एक बार जाके वहां बात भी किए कि भाई आप लोग ये कर क्या रहे हैं, गाड़ी पर गाड़ी जमा किए जा रहे हैं। हम लोग बनाएंगे एप्लीकेशन, आप एक बेसिक कुछ भी बना करके मुझे भेजिए, मैं फिर उसको डेवलप करता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। So, डॉक्टर साहब, I'll come to you later. एक पंकज जी से पहले, पंकज जी, you can go ahead. थैंक यू। मैं जस्ट अभी जो मैडम ने जो क्वेश्चन किया है, मैं यही चीज पूछना चाह रहा था पहले कि अगर कोई भी आदमी को, एक तो जैसा कि आपने पहले बताया कि बहुत लोग इसका टर्न अप नहीं हो रहा है, आरटीआई के बहुत लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक तो ये कारण हो सकता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है इतनी नीति। दूसरा कारण ये भी तो हो सकता है कि जिन लोगों को पता भी है और वो उनकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी ऑफिसर को या किसी को, वो बाद में हो सकता है कि उसको इंटर्न रिटेलिएट करें। जैसे आप थाना में गए, थाना के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहे या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का, बाद में पता चल जाएगा कि यू वेयर द पर्सन हु रेज दिस क्वेश्चन। हो सकता है आपको इंटर्न किसी दूसरे तरीके से आपको वो लूप में लेने की कोशिश, यानी ये सब चीजें भी एक जनरल सिटीजन को आ सकती है दिमाग में कि बहुत लोग जी हाँ बताइए। तो मुझे लगता है कहीं बहुत लोग इसलिए भी तो नहीं करते हैं क्योंकि इस फियर से नहीं, ये डर देखिए, ऐसा जो डरने वाले लोग हैं ना, वो लोग किसी काम के आदमी नहीं है। वो कहते हैं ना कि मतलब क्या किया जिंदगी में आकर के, तो खाया पिया, मतलब ब्याह किया, ब्याह किया, सो गया, मतलब जो भी है। तो ऐसे लोगों की बात हम नहीं करें, हम ये करें कि अगर कोई, देखिए दो चीज हुई, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला, दूसरा पर्सनल इंटरेस्ट का मामला। तो हम पहले बात करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट का। मान लीजिए कि हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं और मेरे ऐसे वहां पर 10 लोग नौकरी कर रहे हैं और हम सारे लोगों को परेशान करने वाला कोई ऐसा इशू है, तो उस इशू को लेकर के हम अगर आरटीआई का एप्लीकेशन डालेंगे तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हमको परेशान कर सकता है। लेकिन हम अगर उसको खुद से न डाल करके हम कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी एक नागरिक जिससे हम अगर आरटीआई डलवा दें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे से 10 लोगों में से किसने डलवाया, ये पता ही नहीं चलेगा, नंबर 1। दूसरी चीज है कि ये जो चाहे थाना का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो, कोई भी मामला हो, तो एक जो कॉमन सिटीजन है, मेरे लिए और आपके लिए हो सकता है कि सामने में आकर के लड़ने में दिक्कत हो, लेकिन हर शहर में बड़ी संख्या ऐसे पत्रकारों की, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट की, ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ऐसे वकील हैं, ऐसे पत्रकार हैं, जो लोग की हर समय में पंगेबाजी लेने के लिए तैयार रहते हैं। कोई पार्टी का, आरजेडी का, जेएमएम का, कांग्रेस का, बीजेपी का, बजरंग दल का कार्यकर्ता है, वो पंगा लेने के लिए वो खोज रहा है, उसको पकड़िए आप, उसको आप सामने में लाइए, उसको कहिए कि भाई हम लोग एक गवर्नेंस का इशू है, आप इसको लड़िए, वो तुरंत तैयार हो जाएगा। बेसिक चीज है कि आप आरटीआई का एप्लीकेशन ड्राफ्ट करिए, ड्राफ्ट करके किसी भी व्यक्ति के जरिए आप उसको फाइल करवा दीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, यू वांट टू गो अहेड? सर, मेरा सवाल ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से ऊपर का था। जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, जी। तो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, 2 सूचना आयुक्त होंगे, उसमें प्रधानमंत्री, एक उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री, और एक और 10 टोटल जो अपॉइंटमेंट है वो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त, 11 टोटल। हाँ, 11 हो जाए। जी। तो ये लोडेड बना, मेरी आशंका, और ये हो रहा है कि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण सूचना केंद्रीय स्तर की हो और जिसमें बड़े, जिनको हम लोग बड़े लोग कहते हैं, उन पर आंच आने का सवाल है, तो इसको स्टॉल करने का, तो ये एक अलग मुद्दा हो गया कि इसके लिए अगली कड़ी आंदोलन का कहीं ना कहीं आज हो, 10 साल बाद हो, लेकिन होगा,
कि जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में ये गवर्नमेंट के फेवर में अभी है, वो कम से कम न्यूट्रल किया जा सकता। हम लोग मान के चलते जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो गए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, तो शायद बैलेंस होता कि कभी गवर्नमेंट के मर्जी के लोगों के अतिरिक्त भी लोग आ सकते थे, जैसा अभी हमारे चुनाव आयोग में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग एक दिया था कि ये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एक सीजेआई होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा। लेकिन सरकार ने उसको बाईपास करने के लिए एक नया कानून पार्लियामेंट से पास कर दिया, तो उसमें सीजेआई की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। तो अर्थात ये हुआ कि तीनों सूचना जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो होंगे वो सरकार की मर्जी के होंगे। और अभी हम लोग चुनाव प्रक्रिया आचार संहिता लागू है, देख ही रहे हैं कि किन लोगों को नोटिस इशू होता है और किन की बातों को नजरअंदाज किया जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा आपने कहा कि आजादी के बाद के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में आज के कानून को हम लोग, लेकिन इसमें और परिमार्जन की आवश्यकता है, नागरिकों को और अधिकार प्राप्त हो इसके लिए। और सूचना देने में तो लोग हिचकते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं उनको, जब 30 दिन फिर उसके बाद अपील, तब तक काफी समय गुजर जाता है। और एक आम इंसान जो समाज का है, दैनंदिन समस्या से जूझते हुए कहीं थक के रुक जाता है, 30 दिन में नहीं मिला, फिर 30 दिन में नहीं मिला, फिर कोर्ट का सहारा लीजिए, तो ये प्रक्रिया कहीं रुक जाती है। इसको और आगे ले जाने की जरूरत। इस कानून के बारे में मैं बात कर रहा था, ये एक व्यक्ति से नहीं होने वाला है, इसके लिए फिर और एक लंबी लड़ाई, क्योंकि 47 के बाद 2005 में ये कानून आया और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ सामाजिक आंदोलन हुए, कुछ उस समय जो लोग सत्ता में आए थे, काफी दिनों से सत्ता से बाहर थे और उसमें कुछ सचमुच के नेक इंसान और पढ़े लिखे लोग थे, तो उन लोगों ने, अन्यथा सरकार इस तरह का कानून अमूमन स्वीकार नहीं करना चाहती। वो एकमात्र अगर किसी को क्रेडिट अगर देंगे तो सोनिया गांधी का, she at the moment is the most vilified lady in this nation. सोनिया गांधी का ये चमत्कार है, हम लोगों के पास जो जानकारी, यस कि उनका बहुत बड़ा योगदान है एज चेयरमैन ऑफ द एनएससी। वो लड़ गई, वो सब अधिकारी, सब सारे अधिकारी जो है ना पूरा विद्रोह कर दिए थे कि ये कानून नहीं आ सकता है। जी और वो एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड इसको दूसरे भाषा में लोग कहते हैं कि उनका हुक्म मानते थे, लेकिन उनकी शालीनता, शिष्टाचार और उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, उन्होंने इसमें कहीं अड़ंगा नहीं लगाया। तो yes, we have achieved a milestone, but we have to go many miles more. Miles to go before I sleep. थैंक यू विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं उनसे उनका सवाल ले लिया जाए, फिर हम लोग टिप्पणी बाकी बारी आएगी तो कुछ और दिमाग में आएगा। शारदा सर, you want to go ahead? You are muted, Sarda sir. I have I have one question to Vishnu ji. सर PSU जो है, जैसे PSU बैंक्स वगैरह, RTI उसके ऊपर तो लागू है। अभी इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस हिसाब से आपको ये सब बैंकों से जब पूछते हैं, बाय एक्सपीरियंस आर यू गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ आंसर्स? एकदम बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया, मिल जाता है, एकदम परफेक्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसकी जो सर्विस है बहुत ही बढ़िया है सूचना की। हम लोगों ने काफी PSU से जो है सो काफी सूचनाएं दी है हम लोगों ने, मतलब हम लोग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के सब जो ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आई स्पेसिफिकली टेल यू, तो स्टेट बैंक में मैं काम करता ही था, तो प्रॉब्लम है जो PIO का लिए इंटरनल सर्कुलर आए थे, ये PIO बनना पड़ेगा RTI एक्ट को, हम लोग किताब करके खरीद के पढ़े लिए थे, सब करे थे, PIO बनना, ये करना वो करना है। तो फर्स्ट डिफिकल्टी ये मिला कि जैसे कि देखिए गवर्नमेंट को PWD डिपार्टमेंट है, रास्ता बनाते, ब्रिज बनाते, एक्सपर्टाइज एंड डोमेन ऑफ वर्क सेम है, उसको आदमी को पता है। लेकिन बैंकों में रीजनल ऑफिस में जाओ तो कौन सा लोन,
कौन सा गवर्नमेंट अप्रूव इसमें क्या देता है, कौन से किसान कानून अलग है, अलग आदमी ब्रांच लेवल में अलग कुछ करते हैं, एंड एक आदमी को जिसको केम दे दिया है, ही कैन बी ए पर्सन ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, उसको पीआईओ बना दिया। तो डोमेन नॉलेज बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एंड पीआईओ हैड टू, मतलब एकदम आसमान जमीन भाग के दौड़ के बहुत मुश्किल करके करना पड़ता है, इंटरनली बहुत डिफिडेंस फेस करना पड़ता था। आई ऑल्सो हैड ए सिमिलर सिचुएशन, तो इसीलिए आई थॉट दैट मैंने बट बाय एक्सपीरियंस आई हैव रिटायर्ड लॉन्ग बैक, आपको क्या मिलता है, मैंने ठीक ठाक आ जाता है। इंटरनली हम लोग का मैंने बहुत ही इधर उधर धक्का खाना पड़ता था टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन इंटरनली, क्योंकि आदमी सोचता है तुम लफड़ा करते हो, काम को डिस्टर्ब करते हो। समझ गए सर। जो पीआईओ को अपना काम कैसे करना चाहिए, इस पर हम लोग अलग से कभी अगर होगी तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। बाकी अभी हम लोग सिटीजन्स के एंगल से हम लोग बात करें। पीआईओ के लिए बहुत आसान है। पीआईओ जो है ना, उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसमें साफ ये कहा गया है कि आपके पास में जो सूचना है वो आप सूचना देंगे, आपके पास में जो सूचना नहीं है, अगर वो सूचना किसी सेकेंड डिपार्टमेंट के पास में अगर है आपसे, जैसे मैंने कि आप स्टेट बैंक के आप पीआईओ हैं और आपसे जो सूचना मांगी गई है वो किसी दूसरे बैंक की है, बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है या मतलब कि दूसरे ब्रांच से रिलेटेड है, नहीं, आपको आई एम सेइंग विद इन द बैंक। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सारी चीज मैं क्लियर कर दूंगा। अगर वो सूचना आपके पास में नहीं है, अगर वो किसी दूसरे ब्रांच के पास में, दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास में है, तो आपको उस एप्लीकेशन को 5 दिन के अंदर में वहां ट्रांसफर कर देना है। आपकी पहले तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई कि आपके पास में वो सूचना है ही नहीं। आप वो सूचना जो कंसर्न ऑफिसर है, कंसर्न अथॉरिटी है, उसके पास आप भेज दिए, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर वो आप ही के ब्रांच में है और आप ही के ब्रांच के आप ही की किसी दूसरे अधिकारी के पास में है जो कि आपकी कस्टडी में नहीं है वो सूचना, आप उससे उसके बारे में असिस्टेंस मांगेंगे। आप उनको वो पार्ट उनके पास में ट्रांसफर कर देंगे और आप कहेंगे कि यू हैव टू असिस्ट मी, और ऐसी स्थिति में दैट पर्सन विल बी द डीम्ड पीआईओ फॉर दैट पार्ट ऑफ दैट एप्लीकेशन, दैट पार्ट ऑफ और इंफॉर्मेशन। तब आपकी वहां भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। होता क्या है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में जब कोई सूचना का आवेदन आता है तो वो सबसे पहले उसको बहुत ही निगेटिव व्यू से लेता है कि कौन डाल दिया, क्यों डाल दिया, कैसे डाल दिया, कहाँ से डाले, हम कहाँ से सूचना दे, बदमाश आदमी है। तो ये सोचने में वो 15 दिन पार कर देता है। वो 15 दिन पार मत करिए, आप 1 दिन के अंदर में देखिए कि वो मेरे पास में है, मेरे असिस्टेंट के पास में है, दूसरे ब्रांच में है, हम इसमें से 5 पॉइंट मांगा है, हम 3 पॉइंट दे सकते हैं, 3 पॉइंट आप दे दीजिए, 2 पॉइंट दूसरे के पास में है, उसके पास ट्रांसफर कर दीजिए, आपका काम खत्म। ओके ओके, अभी क्या ब्रांच लेवल तक उतर गया पीआईओ? देखिए ये आपकी पीआईओ, देखिए ये आपकी समस्या। देख, एक्ट जो है, एक्ट ये कहता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने जिस भी प्रशासनिक लेवल पर उसको आवश्यकता पड़े उस लेवल पर आप उसको अपॉइंट करिए। अब ये आपको सोचना है कि आप ब्रांच लेवल पे करेंगे, पूरे शहर में एक करेंगे, पूरे जिले में एक करेंगे, ये आपकी समस्या है। अच्छा, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके, जैसे करा। ओके सर, थैंक यू। दिलीप जी, यू वांट टू ब्रिंग अप योर क्वेश्चन? विष्णु जी, मेरा एक सवाल था कि जैसे मान लीजिए आपने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली और मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ आपने कहा कि मेरा ये काम होना था, ये नहीं हुआ, और फला फला, जैसा कि आपने कहा, फला फला अधिकारी को क्या सजा दी जाएगी, और उस पे जो जवाब आया मेरे हिसाब से वो जो था उसका दंड काफी सीरियस था, पर उन्होंने कहा हम इसको वार्निंग देके छोड़ देंगे, और मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो मैं और ऊपर जाता हूँ, मैं कहाँ तक ऊपर जा सकता हूँ, और अगर अंत में क्या कोर्ट में जाने का प्रावधान है क्या? देखिए, 2 अलग अलग चीज हो गई सर। कोर्ट में तो आप कभी भी किसी भी चीज के लिए जा सकते हैं, और ये एक्ट कहीं से भी नहीं कहता है कि आप कोर्ट में जाइए कि मत जाइए। इसके जरिए आपके पास में एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया, जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया कोर्ट में जाने के लिए। पहले आप कोर्ट में जाते तो आपके पास में 5 डॉक्यूमेंट होते, ये आपके पास में हो गया तो आपका 6ठा या 7वां डॉक्यूमेंट आपके पास में हो गया। और आप जो कर रहे हैं कि उन्होंने वार्निंग दे करके छोड़ दिया, आप उनसे ये एक्ट में आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंटल जो प्रोसीजर है उसमें आपके जो कानून है, कानून में क्या प्रावधान है कि
किस तरह की लापरवाही, किस तरह की गलती के लिए किस तरह के दंड की सब व्यवस्था है। उस तरह के दंड की व्यवस्था अगर है, अगर किसी को फांसी लगाने की व्यवस्था है, तो आप उसको वार्निंग देकर के नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो ये तो अल्टीमेटली जो आरटीआई के जरिए, आरटीआई से होता है क्या, आरटीआई के जरिए होता ये है कि जो जहां पर आप डिपार्टमेंट में जिसके पास भी डालते हैं, उसने जो भी गलती की होती है उस गलती को रेक्टिफाई करता है। अगर उसने आपका मान लीजिए कि कोई काम लटका के रखा हुआ है, वो जल्दी से आपके काम को ठीक कर देगा कि जाओ बाबा जाओ, हटाओ, हम क्यों पचड़ा में पड़े। पहली चीज, आपका यहाँ से काम हो गया। अगर काम नहीं हुआ, अगर कोई लिटिगेशन है, तो आपके पास में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ गए जिस डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये है बेसिकली आरटीआई का फायदा। जी। बहुत सारे मामले में हम लोगों को नियम का पता नहीं चलता है, नियम का मालूम नहीं होता है कि नियम क्या है, लेकिन आरटीआई के जरिए हम लोगों को नियम का पता चल जाता है कि ये नियम है। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मामले हों जिस मामले में हम बेसिक नियम ही, हम गलत नियम के ऊपर नहीं चल रहे थे। जैसे हम अपने पीएसयूज की बात की ना, तो एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि हम लोगों ने 2005 के आसपास में, 2005 के बाद में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जितने पीएसयूज हैं वो SC/ST के जो बैकलॉग्स हैं जो उसको पूरा करिए। जितने भी SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनको जितने सैंक्शन पोस्ट के ऊपर में जो भर्ती नहीं हुई है, बैकलॉग हो, उसको अपॉइंट करिए। तो BCCL में काफी बड़ी संख्या में लोगों का अपॉइंटमेंट करने के लिए वैकेंसी निकली SC/ST का। रांची का एक था जूलियस एक्का, उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन के बाद में उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसको कहा गया कि उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कि जो SC/ST है, उस कास्ट सर्टिफिकेट को भेजा गया था रांची जिला डिस्ट्रिक्ट जो कल्याण पदाधिकारी है उसके पास में उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, और उसने 2 साल तक उसका जवाब नहीं भेजा, और उसके कारण वो उसका ये अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। अभी तक वो मामला चल रहा है, हम लोग कोर्ट में उसको लड़ रहे हैं। सूचना आयोग, बहुत सारी सूचनाएं उसमें हम लोगों ने निकाली। तो उसको हमने जब आरटीआई में डाल करके पूछा कॉल इंडिया से कि आपका रूल क्या है कि किसी का अगर अपॉइंटमेंट अगर हो जाता है और उसका कास्ट सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन का रूल क्या है। रूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी को अगर आप सिलेक्ट करते हैं SC/ST कोटे में, तो उसको उसके कास्ट सर्टिफिकेट को आपको वेरीफाई करना है, लेकिन उसका आपको वेट नहीं करना है अपॉइंटमेंट के लिए। आप उसको अपॉइंट कर लीजिए, और अपॉइंट करने के बाद में आप उसका वेरिफिकेशन करते रहिए। ये रूल हमें मालूम नहीं था, ये रूल हमें आरटीआई के जरिए पता चला। और हमें ये पता चला कि वो जूलियस एक्का अकेला आदमी नहीं था, ऐसे ऐसे 180 लोग थे जिनका कोल इंडिया में वहां पर BCCL में अपॉइंटमेंट हुआ था, और अपॉइंटमेंट होने के बाद में उनका कैंसिल कर दिया गया। जी, और कोई सवाल? बहुत धन्यवाद। अरुण जी, you want to go ahead? विष्णु जी, मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो चेन ऑफ कमांड है कि सूचना मांगी तो मिल गई, नहीं मिल गई तो उसके ऊपर जाएंगे, तो उसके शीर्ष पर तो CIC बैठे हैं, हाँ कि ना? सर हाँ जी जी। अच्छा, तो अगर CIC ने कहा कि ये सूचना RTI के अंदर नहीं आती है, तब तो मामला वही खत्म हो गया। लेकिन अगर CIC ने कहा कि ये मामला आता है, और फिर अगर कोई उसको कोर्ट में चैलेंज करता है, तो ये कोर्ट में जाने के लायक मुद्दा है कि नहीं? मतलब CIC के आदेश के खिलाफ कोर्ट में कोई जाता है कि नहीं? जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं। जो बड़े लोग हैं वो सारे लोग कोर्ट में जाते हैं, जो कि जाना नहीं, मैंने कोर्ट को इंटरटेन करना नहीं चाहिए कायदे से। इस देश की एक बड़ी समस्या खुद कोर्ट भी है ना, क्योंकि कोर्ट को इस तरह के ऐसे मामलों में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कोर्ट को खुद अपने बारे में कोर्ट ने खुद 10 साल के बाद माना कि हाँ हम सूचना में आते हैं, RTI में आते हैं। तो जो कोर्ट जिसकी देश के कानून के प्रति इतनी कम श्रद्धा हो, तो थोड़ा हम लोगों को, और इससे मैंने जो कहा कि हम लोग RTI कानून के लायक थे नहीं। हम लोग की जो डेमोक्रेसी का जो लेवल है ना, वो इस लेवल इस लायक है नहीं कि हम लोग RTI एक्ट हम लोग एफोर्ड मतलब पा सकें। हम लोगों को ये मिल गया है, एक बड़ा कानून मिल गया है। ऐसे ही कुछ बढ़िया जुडिशियल कानून, अच्छे कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स के कुछ बढ़िया कानून हो, कुछ अच्छे और कानून आ जाएं इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के, तब मुझे लगता है कि शायद बेटर डेमोक्रेसी होगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी केस में वही हुआ था कि अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि मेरी शैक्षणिक योग्यता आप मांग रहे हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर का चाहिए, तो CIC ने उसका परमिशन दे दिया था, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने उसको मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या अवस्था है मुझे नहीं मालूम है, तब तो CIC के खिलाफ कोर्ट। हाँ
मतलब सीआईसी के अगर आप कोर्ट में चले गए तो फाइनली फिर वो तो फिर कोर्ट का ही मामला चला आता है। वही पीएमओ में भी जस्ट एक, हाँ बिल्कुल, पीएम फंड में भी वही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पीएम फंड आरटीआई के अंदर में नहीं आता है। तो फिर और सीआईसी ने कहा कि उनके शैक्षणिक योग्यता आती है, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं आती है। पीएम केयर फंड की अगर हम लोग बात करें तो पीएम केयर फंड कैसे नहीं आएगा आरटीआई में? एक नहीं 5 तरीके से आता है। सबसे पहले जो एक्ट वो जो कहता है कि ये जो है सो सरकार के द्वारा स्थापित किया गया हो, तो जो प्रधानमंत्री जब उस पर सिग्नेचर करके जब बना रहे हैं तो सरकार के द्वारा नहीं है तो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी कौन है? सरकार ही है ना, पहली चीज। दूसरी चीज है कि वो कहता है कि बॉडी ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस, तो कौन ऑन कर रहा है? जब भारत सरकार का जब प्रधानमंत्री जो है वो अगर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो कोई प्राइवेट बॉडी के लिए वो प्रधानमंत्री अपनी सेवा कैसे दे सकता है? जो प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं छत्तीसगढ़ में, 10 साल में कभी आज तक छुट्टी नहीं लिए, तो बिना छुट्टी लिए हुए आप एक ऐसे प्राइवेट बॉडी का काम कैसे कर सकते हैं? अगर वो सरकारी बॉडी नहीं है तो उसमें आपने डिफेंस मिनिस्टर को, आपने उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को, आपने उसमें होम मिनिस्टर को कैसे बना दिया? आप प्रधानमंत्री सचिवालय का उपयोग कैसे कर रहे हैं उसके लिए? पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है कि ये जो कहते हैं कि ऐसा, अगर मान लिया कि कहते हैं कि एनजीओ है, तो एनजीओ भी तो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है ना गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप सरकारी अपने आप को नहीं मानते, एनजीओ भी नहीं मानते हैं, फाइनेंस भी नहीं मानते हैं, तो प्राइवेट बॉडी है, तो उसमें तो लिखा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी, उस प्राइवेट बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो भी पब्लिक अथॉरिटी होगा उसके थ्रू आप सूचना ले सकते हैं। आरटीआई के दायरे से कोई खाली नहीं है, कोई बाहर नहीं है। दुनिया मतलब इंडिया में हम लोग पॉपुलर तरीके से थोड़ा इजी करके समझाने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि सड़क पर जो कुत्ता जो घूमता है ना, वो कुत्ता भी आरटीआई के दायरे में आता है। तो कैसे? तो अगर मान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में कुत्ता घूम रहा है, हम नगर निगम में एक एप्लीकेशन डाल करके पूछ सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये जो कुत्ता प्राइवेट जो घूमता है, ये कुत्ता को आपने रेबीज का इंजेक्शन दिया है कि नहीं दिया, ये कुत्ता पागल है कि नहीं, ये काटेगा कि नहीं काटेगा, इन लोगों को खतरा करेगा कि नहीं करेगा, आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने का आपका क्या नियम है? मेरे मोहल्ले में काले रंग का कुत्ता 3 दिन से घूम रहा है, उसको कंट्रोल आप कैसे करेंगे? तो आरटीआई के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, देखिए पंकज मणि ने जो बात कही थी उसी को मैं यहाँ दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट में जब सीआईसी का परमिशन मिल गया था कि पीएम की डिग्री भी अंदर में आती है, तो हाई कोर्ट ने न सिर्फ उसको रिफ्यूज कर दिया, 2 बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर दी। एक तो फाइन कर दिया 25,000 रुपया अरविंद केजरीवाल पर, उसी को दूसरे रूप में पंकज मणि कह रहे थे कि अगर हम पनिश हो जाएंगे तो क्यों जाएंगे भाई। नंबर 2, और ये और बड़ी बात है कि हमारे ही ग्रुप के एक सज्जन है, बहुत हाईली रैंक ऑफिशियल है, उनका भी कहना था और हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप किसी व्यक्ति को तंग करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये तो बड़ा सब्जेक्टिव मामला हो गया। वो तो हाई कोर्ट के समय उस समय जो जज बैठे हैं या सुप्रीम कोर्ट में वो जो जज बैठे हैं वो उनके डिस्क्रिप्शन पर हो गया, या किसी को तंग करने के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि तंग करने के लिए कर रहे हैं तो आपको जुर्माना कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल के केस में वही हुआ ना। जस्ट 1 मिनट, नहीं जस्ट 1 मिनट, ओके। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे ग्रुप में किसी ने कहा था कि आरटीआई का इस्तेमाल पर्सनल वेंडेटा के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल करते हैं, क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है? प्लीज कंटिन्यू। क्या दिक्कत है उसमें? मान लीजिए कि अगर मेरे से एक दुश्मनी है थानेदार को, थानेदार जो है मेरे मोहल्ले, मेरा थानेदार रहता है मेरे मोहल्ले में, उसको मेरे से दुश्मनी है, वो मेरे खिलाफ क्या क्या कर सकता है? वो हमको पकड़ करके ले जा करके थाने में डाल देगा, मेरी पॉकेट से निकाल देगा, कट्टा निकलेगा, मेरे पॉकेट से गांजा निकलेगा, अफीम निकलेगा, मेरे पाकिस्तान को भेजने वाला डॉक्यूमेंट निकलेगा, मेरी पॉकेट से क्या क्या नहीं निकलेगा। हमको वो गोली मार करके और टांग देगा लाश को, मेरी बोलेगा कि एनकाउंटर हुआ, ये हमको मार रहा था इसलिए हमने इसको मार दिया। ये इतना सारा एक थानेदार जो है वो मेरे खिलाफ इतना कुछ कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ आरटीआई के जरिए? हम आरटीआई के जरिए इतना ही कर सकते हैं कि मेरे मोहल्ले में जो थानेदार है, रांची का जो थानेदार है, ये थानेदार कौन सी गाड़ी यूज करता है, इस गाड़ी को महीने में कितना पेट्रोल मिलता है, इस पेट्रोल का हमको लिस्ट दीजिए। हम उसको परेशान करने के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताइए?
और दूसरी बात अगर दूसरी बात तो कोर्ट की आपने जब कोर्ट डिसाइड कर लेगा कि ये मामला आरटीआई में नहीं आता है या किसी को तंग करने के लिए डाला गया है, तब तो वहां पर जो पंकज मणि कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे, एक आम नागरिक भी क्या कर सकता है। तीसरी बात जो झा जी कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन में भी वही हुआ, वो तो अगर पार्लियामेंट में अगर रूल बना करके कोई चीज वो सामने ले आई, तब तो हर आदमी के अधिकार, हर संस्था के अधिकार का हनन हो जाता है। एफसीआईसी अगर आप पार्लियामेंट का नियम है कि एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक ऑपोजिशन होंगे, एक उनका मंत्री होगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी अलग कर दिए, तो सीआईसी किस बूते की बात है। तो इसके लिए तो मुद्दा यहाँ उठाने वाली बात ही नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इमैस्कुलेशन ऑफ द सिचुएशन हो गया। इसमें जो आरटीआई के बारे में ये जब चर्चा करते हैं तो अक्सर ये चीज आता है कि आरटीआई के जरिए कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं या पर्सनल यूज करते हैं। तो उसका हम लोग का बहुत सिंपल जवाब यही है सर कि दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। जितने भी कानून हैं, हर कानून का दुरुपयोग होता है। तो आपको मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकार है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, सारे लोगों को हजारों कानून मिले हुए हैं जिसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। हम नागरिकों को पहली बार एक कानून मिला जिसका हम दुरुपयोग कर पाए। तो एक कानून हमें मिला तो उससे इतनी दिक्कत आ गई आपको, और आप इतने सारे कानून रखे हुए हैं, आप हमको गोली मार देते हैं, एनकाउंटर दिखला देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं हमारे ऊपर में। हम आपसे तो सूचना भी नहीं मांग सकते हैं। परफेक्ट वाजपेयी सर। सरिता मैम। सर हमको सिर्फ यही बात बताना था, बोलना था कि हम लोग को ये दिस आरटीआई इज लाइक आइसिंग ऑन केक। तो डोंट लुक फॉर केक, जस्ट लुक फॉर आइसिंग। छोटा छोटा काम छोटे छोटे लेवल पर करके हम कुछ अपना कर लेते हैं, वही बहुत है। बड़े बड़े लोग पर हम लोग अगर करना शुरू कर देंगे, दिस इज बाउंड टू फेल, बिकॉज उन लोग के पास बहुत ज्यादा ही पावर है। तो हमारे लिए तो थाना का गाड़ी हट जाए वही बहुत है। तो इसीलिए ये सब आर्ग्यूमेंट बड़ा लोग को पकड़ने वाला आर्ग्यूमेंट तो खैर अभी इस देश में तो, इंडिया में तो नहीं होने वाला इतना आसानी से। तो इसलिए अभी हम लोग उस डिस्कशन से दूर ही रहे, वही अच्छा। बनाएंगे हम लोग, आपका आरटीआई बनाएंगे मैडम। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मुझे याद आया, मैं बताना चाहता हूँ। वो टाइम है ना अभी हम लोग के पास में कुछ समय, कितना समय और चला सकते हैं? जी नहीं, यू कैन गो अहेड जी। हाँ सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक एके जैन नाम के एक अधिकारी रहे हैं डीवीसी कलकत्ता में, डीवीसी में। यहाँ धनबाद में जो डीवीसी है, यहाँ भी वो काफी समय तक थे। तो वहाँ के वो अधिकारी रहे, बहुत ही लड़ाकू जुझारू, अभी दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में। उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी है आरटीआई में और दूसरे ऐसे जो डीवीसी में करप्शन के खिलाफ। जो एके चटर्जी या एके बसु थे वहाँ के, जो उस समय में डीवीसी के जो चेयरमैन उस समय में। तो डीवीसी में एक बड़ा करप्शन हुआ था। एक वो 2010 में जो एशियन गेम्स हुआ था कलकत्ता में, वो कहाँ हुआ था याद नहीं आ रहा, एशियाई गेम्स जो हुए थे 2010 में शायद। तो उसमें डीवीसी ने 1 करोड़ रुपया का डोनेशन दिया था। वो डोनेशन कैसे दिया? तो एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट ग्रुप नाम का एक प्राइवेट एनजीओ था, और उस ग्रुप ने इनसे ले लिया 1 करोड़ रुपया डोनेशन, ये कह के कि हम मतलब वहां पर एशियन गेम्स को देंगे आपका, और वहां पर स्पॉन्सरशिप करेंगे। और वहां एशियन गेम्स में एक भी पैसा नहीं दिया गया, और डीवीसी से 1 करोड़ रुपया ले लिया गया। तो इन लोगों ने, जो एके जैन है, इन्होंने आरटीआई का डाल करके, और वहाँ जो गेम्स वाली जो बॉडी थी, उस गेम्स कराने वाली बॉडी से पूछा कि आपको डीवीसी से जो चंदा मिला वो कैसे मिला, कितना मिला उसका। तो उसने कहा कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। उसके बाद में मामला चला, फिर उससे वसूली की गई, 1 करोड़ रुपया वापस लिया गया। ये इस तरह के आरटीआई के जरिए इस तरह की चीजें जो है वो आप कितनी कर सकते हैं, ये देखने की बात है। काफी इस तरह के एग्जाम्पल्स हम फिर कभी हम लोगों को समय मिलेगा तो फिर और हम लोग और एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। हाँ जी। और अच्छा विष्णु जी, सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं आप कुछ बोल रहे थे। पंकज का एक सवाल था, जो उन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट पे कोई खतरा है कि नहीं, जो पर्सनल या सोशल कॉज उठाते हैं। तो इसका जवाब है
हमारे और आपके पास रिकॉर्ड्स हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट को जान से मारा गया है। तो ये खतरे तो उठाने होते हैं, ये हमेशा रहा है, हर युग में रहा होगा। हम लोग जिस कालखंड में जी रहे हैं उसमें ये खतरा और ज्यादा है, लेकिन खतरा उठाने वाले लोग हर युग में रहे हैं, आज भी हैं, आगे और हों, यही हम लोग की कामना होगी। खतरा तो रहता है, आपने सवाल पूछा किसी बड़े आदमी के खिलाफ तो उसको, लेकिन लोग हैं जो इससे वाकिफ हैं खतरों से, फिर भी लड़ रहे हैं। और इसी वजह से थोड़ा भी जो अभी सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर है या कहीं डर है अफसर वर्ग में या जो राजनेता हैं उनको कि कहीं ये सामने आ गया तो, और हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग सजा भुगते हैं इसकी। तो पंकज के सवाल का ये था मेरे मन में कि हाँ खतरा है, लेकिन खतरे उठाने ही होते हैं। जी, उसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा, बोलिए सर। थोड़ी सी पंकज कुछ बोल रहे हैं। मैं बोल रहा था कि थोड़ी सी अगर प्राइवेसी रहना इसमें भी थोड़ा सा जरूरी है मेरे ख्याल से। प्राइवेसी नहीं, देखिए दो अलग अलग चीजों की। पहली चीज तो है कि जो प्राइवेसी की आप जो बात कर रहे हैं वो किस तरह के मामले में, पर्सनल मामले में कि पब्लिक मामले में? पर्सनल मामले में तो मैंने एग्जांपल दिया कि पर्सनल अगर सिर्फ आपकी सैलरी रुकी हुई है, मान लीजिए कि एक आदमी की सैलरी रुकी हुई है, तो उसमें तो एक आदमी अप्लाई नहीं क्या होगा, उसमें तो एप्लीकेबल नहीं होगा। पब्लिक इशू के लिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, एप्लीकेबल हर मामले में है। आपकी सैलरी रुकी हुई है उसके लिए भी हम कुछ बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा था, अगर मेरी सैलरी रुकी है तो उसपे तो मुझे आइडेंटिटी देनी ही पड़ेगी, तभी मुझे सैलरी मिल पाएगी। नहीं देनी है, आपको नहीं देनी आइडेंटिटी। मैं बता रहा हूँ ना तरीका, मैं ये बता रहा हूँ। आप जैसे मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में आप एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम ये पूछेंगे कि आपके हॉस्पिटल में एक्सरे डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग कब से काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनको कब कब कितनी सैलरी दी गई है, सबको सैलरी मिल गई है कि कुछ लोगों को बची हुई है? अगर बची हुई है तो काहे बची हुई है, हम डाल देंगे। आप दिल्ली में रहते हैं, हम रांची से डालेंगे एप्लीकेशन। तो हर चीज का रास्ता है। अपना एड्रेस, आधार कार्ड कुछ देना होता है कि नहीं देना होता है? कोई आधार कार्ड कुछ नहीं देना, अपना खाली एड्रेस, एक हमारी जो मेरा अपना नाम पता सही होना चाहिए, कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं चाहिए। कोई भी भारत का जो नागरिक है वो आरटीआई का एप्लीकेशन डाल सकता है। दूसरी चीज जो सर ने बहुत ही अच्छा जवाब दे दिया जा सकता है, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि कभी भी आप पब्लिक काउज के लिए किसी भी चीज के लिए लड़ते हैं, सत्य के लिए लड़ते हैं, तो खतरे तो आपको उठाने पड़ते हैं। लेकिन पहले आपके पास में अगर उस खतरे से बचने के लिए, 5 खतरे से लड़ने के लिए आपके पास में पहले अगर 5 हथियार थे, तो आपको आरटीआई ने आपको 6ठा हथियार दिया है। आरटीआई से आप कमजोर नहीं हुए हैं, आरटीआई से आप मजबूत हुए, है ना। और कहीं भी कुछ भी ऐसा लगता है, किसी भी वजह से कोई नागरिक अगर सामने नहीं आना चाहता, हम लोग तो सबको हरदम कहते हैं कि आप सामने नहीं आना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप रिसर्च वर्क करिए, आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके उसकी कॉपी दीजिए, हम लोग किसी भी व्यक्ति से डलवा देंगे उसमें। हम लोग तो यहाँ इतनी, हम लोगों ने रांची में उस समय में हम लोगों ने बहुत बड़ी, पूरे देश भर में आरटीआई एक्टिविस्ट की बड़ी बड़ी लिस्ट जारी हुआ करती थी हर शहर में। आप अभी भी आरटीआई में आप सर्च करिए अगर कहीं, तो आपको मिल जाएगी आरटीआई एक्टिविस्ट इन इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि धनबाद में ये, तो जमशेदपुर में वो, तो मुजफ्फरपुर में वो। उनका फोन नंबर दिया हुआ, आप किसी को भी आप कहिए, आरटीआई एक्टिविस्ट को दीजिए, किसी भी अखबार के पत्रकार को दे दीजिए, कोई सोशल एक्टिविस्ट को दीजिए, कोई भी आदमी कर सकता है ना। तो राकेश जी और आगे बताइए क्या हमें करना है। जी, आई थिंक अभी हम समय हो चुका है, तो अरुण जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू say a few words of thanks to विष्णु जी? हम एक लाइन सिर्फ जोड़ना चाहेंगे सर, जी जी कि जी। आज की चर्चा सार्थक तब होगी जब किसी भी तरह के अपने व्यक्तिगत या पड़ोसी के मामले को लेके या सार्वजनिक मामले को लेके, पब्लिक मामले को लेके कुछ आरटीआई तैयार करने में आप में से कुछ लोग इंटरेस्ट लें, और उस पर ग्रुप में या मुझसे पर्सनल, मुझे पर्सनल भी कभी भी फोन करके या मेरे को व्हाट्सएप करके डिस्कस करिए, अच्छा लगेगा। इसका कुछ हम लोग रिजल्ट निकालें। जी धन्यवाद। जी हाँ, जरूर जरूर। अरुण जी, इससे अच्छा राकेश, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर मैं इनके बारे में बोलूंगा तो तारीफ ही करूंगा जो कि इसके हकदार हैं। वैसे वो झा जी बहुत अच्छा समाप्त करते हैं, लेकिन टू मी द बेस्ट समरी, बेस्ट was his last line. yes, absolutely. One or two of us can actually, at least I'm offering myself immediately. That would be the best compliment to Vishnu.
The kind Absolutely. of work which he has been doing for last 20 years and more, and still, I think the best compliment of ours to him would be to start working on what he requested. That's all. Absolutely. 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 Thank you so much. Thank you so much, Vishnu ji. एक बात, I did not expect this kind of a volume of information and data from him. Although I have been in touch with him and I requested, he agreed. लेकिन मैं बिल्कुल निशब्द हूँ विष्णु जी, इस व्यापक विस्तार से आपने बताया, इतनी सूचनाएं बताई, मैं बिल्कुल निशब्द हूँ विष्णु जी। धन्यवाद, धन्यवाद Vishnu ji. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you, Vishnu ji. Thank you so Thank you, ma'am. much. This was, Thank you, ma'am. Thank you. this was, Thank you, sir. and looking forward. Thank you.